It's live, sir. So let's start in 5 minutes, I think. अभी ना एक बार मेंबर्स ज्वाइन कर दें. हाँ, 5 मिनट में कर लेते हैं शशांक भाई, बेटर रहेगा. हाँ देवेश सर, एक आजकल जो चीजें चल रही हैं, काफी न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए आ रहा है कि आरओसी काफी पेनलाइज कर रही है कंपनीज को. तो थोड़ा उधर भी एक रोशनी जरूर दीजिएगा कि ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं जहाँ पे पेनलाइजेशन ज्यादा बढ़ जाता है. तो उस वाले को थोड़ा सा कवर कर लेंगे साथ में ना. 50 का वो कवर कर लेंगे. और दूसरा सर, ऑफिशियली इफ आई हैव टू कंप्लेंट फॉर एनी बैलेंस शीट, फॉर एग्जांपल कि बैलेंस शीट में साइन नहीं है या सिन नंबर नहीं है या फिर डायरेक्टर्स के साइन नहीं है, ऑडिटर्स के साइन नहीं है, कोई भी ऐसी जो कंप्लेंट्स होती हैं, इनको कैसे रेज किया जाता है और इनको एड्रेस कैसे करती है आरओसी या एमसीए? डिस्कस कर लेंगे हम डेफिनेटली ना इन पॉइंट्स को. हाँ, आप क्वेश्चन भी पुट कर देना तो हम उसी बेस पे डिस्कस कर देंगे इन्हें. ठीक है. तो वो इजी रहेगा. ठीक है, अच्छा है ना कि क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ एक टॉपिक पे डिस्कशन से ज्यादा कि लोगों को जनरल चीजों में डिस्कशन जो चल रही होती है ना, वो ज्यादा हेल्प भी करता है, ज्यादा इंटरेस्ट भी होता है. तो मतलब कुछ प्रैक्टिकल केसेस आए मेरे पास, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करना बेहतर रहेगा. यहाँ पे सभी मेंबर्स के लिए रेलिवेंट है. हाँ एग्जैक्टली. पेनल्टीज का तो आप लेवल ही नहीं है कोई, यू नो. हाँ, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे हम अटेंड कर रहे हैं ना, चीजें तो देखते हैं कि बहुत लग रही है. शशांक जी हाउसफुल है आज आपका शो. नहीं बहुत अच्छा है सर. कहता है ना, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों को मजा आता है इसमें. नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है, ये बात तो बहुत सही है. अभी शशांक जी एक नई चीज हो रही है, आई थिंक वेबिनार जो कर रहे हो ना स्ट्रक्चर्ड के लिए, तो उसमें आपको बाद में अपना क्विज का आंसर भी देना है, ऐसा कुछ है क्या? आइडिया आज तो गुड़गांव ब्रांच से मैसेज आया, जो वेबिनार जिसने कल किए थे, तो उनको मैसेज आया है कि 2 दिन के अंदर उन्हें डिजिटल लर्निंग हब पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, तभी वो मिलेगा. वो आप चेक कर लेना एक बार. ठीक है. नहीं तो क्वेश्चंस भी तो रेस करने के लिए ऑप्शन आना चाहिए ना स्टडी से. वो उसमें ऑटोमेटिक होंगे डिजिटल लर्निंग हब पर. ओके. तो वो चीज चेक कर लेना, क्योंकि वर्चुअल के साथ मुझे लग रहा है कि ये इशू है. चलिए सर, स्टार्ट करते हैं. आई बिलीव वेलकम यू ऑल. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. जय श्री कृष्णा. I would like to welcome on the dais CS Devesh Goyal ji, the speaker of the day, and a very young gentleman, for you can say the genius for the Companies Act, who is ready to guide us, impart knowledge on Companies Act and latest pronouncements and issues in the Companies Act 2013. And with us, my elder brother CS Sumit Garg ji, my council colleague from Northern India Regional Council of ICI, also the past secretary of NIRC of ICI, and a very, you can say, the first few members of the East Delhi Study Circle. And because we have always called Sumit ji on that part only, that you are the part of East Delhi Study Circle, so he never denied to come here on in any session. So we humbly welcome you, sir, Sumit ji, in this platform. And to all the attendees, participants, members, dear brothers and sisters, welcome all of you on this platform. Today we are discussing, as we said, that today we are discussing upon Companies Act, latest issues. If you have any issues, practical, non-practical, impractical, any kind of issues which you think upon in your mind, because right now the combination of GST law, income tax law, IBC law, IBC code, you can say, or Companies Act, every combination is actually impacting the chartered accountant and the directors. Either the director is wrong, either the chartered accountant is wrong. If both are correct, so how the company is going wrong? So we have to take the good defense as well. We have to prepare ourselves, and there are so many updates as well.
if I talk about the one person company, sir, I really faced the you can say the wrath of like heat of this provision. In Right. one person company, the annual date of finding is 27 September. It is not like the normal company, but when you do the Google, you will not get the details of that thing. So I really find it difficult after reading from Google, and I really faced the heat, and I have to pay the late fees and penalty as well. So these kind of things are very small things which really hits us hard. So I think Deveshji is a very right person. Officially, I request Sumitji on behalf of East Delhi Study Circle to introduce Deveshji to the members. Please, Sumitji, over to you. Thank you, Shashankji, for giving me opportunity to introduce my younger brother, CS Devesh Goyalji. I know him since he's qualified and working for the profession. I remember those days when he started writing on various article, news on the company Jack. But I know now he has written more than 700 articles, delivered more than 500 lectures, and each and every aspect he has covered, and continuously he is serving to the profession, chartered accountant as well as company secretary. So great learning by CS Devesh Goyalji. And definitely today he will cover a lot of things, a lot of practical experience which we are facing as a auditor. We know we as a chartered accountant are busy in compliance audit, rather in audit of the Companies Act, but various compliances in which directors penalties are imposed. So we have to check whether we are actually complying those or not. So great learning is going to start. And thanks to Shashankji, convener of this study circle, and continuously I know I'm associated with this more than 17, 18 years. So with this, welcome to each participant as well for this Companies Act webinar. Now I request Deveshji to take up the technical session, and in which if any query in between, I will take up time to time. Over to you, Deveshji. Thank you so much, Sumitji. First of all, I will like to thanks to the East Delhi Study Circle, Shashankji and Sumitji, for giving me an opportunity to interact with all of you. As we know, since last so many, we can say approximately last 2 to 3 years, we are on the virtual modes. जैसा अभी हम सेमिनार से पहले भी सुमित जी से डिस्कस कर रहे थे कि फिजिकल की तरफ जाते हैं, then again कोविड वेव कुछ स्टार्ट हो जाता है, then again we are on the virtual mode. So practically now we all are the habitual of these virtual meetings and the, we can say, virtual sessions. Otherwise 2020 में जब first time virtual sessions होते थे, तो it was very difficult for attendee and the, we can say, presenter for both. But now everyone is comfortable with this. So thank you so much, Shashankji, for giving me an opportunity to interact with the member of the East Delhi Study Circle. As I can say, definitely there is a good number of members are present here. So before going to start anything on the corporate law, company law, on the discussion, as Shashankji has already said, there are many small things which is practically having a big impact for the compliances, for the penalties, for so many things. So the motto of today's this webinar, the motto we all are gathered in this webinar, the motto is that कि जो भी practical difficulties हम लोग face कर रहे हैं या अगर हम issues face कर रहे हैं उस पे हम discussion करें और we should get resolution of them. So first I would request all the participants, I can see more than 150 participants are there. So I will request to everyone, please feel free to ask your queries. Even many times क्या होता है physical seminars में भी we sometimes hesitate to ask the queries. तो virtual में एक ये अच्छी opportunities भी हम बोल सकते हैं हमारे पास है कि we just have to write our query for the discussion. So it's my request from every participant, please feel free to ask your query, whatever you are having, so that उस query का resolution not only you will get, but other profession will also get the benefit from that query. So this is the point which I want to say, please feel free to ask as many as query you can ask, even during the seminar also, during the webinar also. Because एक webinar और एक seminar में से एक small difference रह जाता है कि seminar is more interactive than the webinars. But हमें उस चीज को यहाँ पे cover up कर लेना है. If we will ask the question in the Q&A, so definitely we can cover up that and we can make these webinars also even the interactive like the seminars. So please, it's again a request to everyone, please feel free to ask whatever queries, whatever questions you are having in your mind.
so that we can get the resolution of that and we can try to reach on the resolution. So let's start our today's discussion. So let's start discussion with the small companies. Why I'm starting with the small companies, the reason behind that, because small companies, if I will talk about the India में mostly companies अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, they are the small companies are there. So small companies का अलग impact है as a professional, as a company secretary, as a chartered accountant. Small companies हम सब work कर रहे हैं. Means each and every one of us is working on the small companies. If we go with the data of the Ministry of Corporate Affairs, data of the government, in India, approximately 70 to 75% companies are small companies. So it's important for all of us that we should be aware about the compliances, we should be aware about the provision of a small company. So small companies का concept, let me just give you a little bit background. The concept of the small company came into existence in 2013 itself. जब ये Companies Act 2014 आया from 1st April 2014, then first time the small company का जो concept है, first time small company का existence में जो आया वो उस दिन से आया था 1st April 2014. So this was the completely a new concept. Like अभी शशांक जी ने example दिया था 1% company, small company. These were the two new concept in the corporate law which came from the 1st April 2014. स्मॉल कंपनीज का जो पर्पस था गवर्नमेंट का, वो पर्पस था बाइफिगरेट करना बिटवीन टू टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. बिकॉज वन थिंग आई वांट टू क्लैरिफाई, अ पब्लिक कंपनी, whether it is a working public company, whether it is a non-working company, whether a public company with zero turnover or 1,000 crore turnover, but a public company can never be a small company. So small company can only be the private limited company. Small company कभी भी पब्लिक कंपनी स्मॉल नहीं हो सकती, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन ओनली बी द स्मॉल कंपनी. सो जो ये स्मॉल कंपनीज का कंसेप्ट आया था, इसका पर्पस था बाइफिगरेट करना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इनटू टू पार्ट. सो दे हैव डिवाइडेड द प्राइवेट लिमिटेड इनटू टू पार्ट, small private limited companies and non-small private limited companies. So in this session, in this webinar, first we will discuss about the small private limited companies. Small company, the concept came from 1st April 2014. अब उस बाद जब से ये कंसेप्ट आया, काफी सारे अमेंडमेंट आए कंपनीज एक्ट में. स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में भी काफी सारे अमेंडमेंट आए, और उन अमेंडमेंट का पर्पस था, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में जो अमेंडमेंट आए कि मिनिस्ट्री हैव increase the limit of the small companies, increase the number of the companies which will fall under the small companies. Because एक बहुत important चीज क्या है, स्मॉल कंपनीज के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कंप्लायंस बर्डन स्मॉल कंपनी पे सबसे कम है. बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के जो स्मॉल कंपनी पे नहीं लगते. इवन दो अगर हम पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी कंपेयर करते हैं, तो पब्लिक टू प्राइवेट में भी बहुत सारे कंप्लायंस डिफरेंस है. बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ना मिनिस्ट्री ने 2 नोटिफिकेशन इशू किए थे, one on the 5th June 2015, second on the 13th June 2017. इन 2 नोटिफिकेशन से मिनिस्ट्री ने प्राइवेट कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट्स दे दिए थे, प्राइवेट कंपनी को ऑलरेडी बहुत सारी एग्जम्पशंस दे दी थी. एक चीज मैं जो सभी को बोलना चाहूंगा, इवन टू द शशांक जी आल्सो, आई वुड लाइक टू से कि सर इफ एनी टाइम पॉसिबल जस्ट कीप वन सेशन ऑन द एग्जम्पशंस टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए जो एग्जम्पशंस के 2 नोटिफिकेशन है, 5th June 2015 और 13th June 2017. इन 2 नोटिफिकेशन में प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारी एग्जम्पशंस प्रोवाइड की है मिनिस्ट्री ने. और जनरली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे हम बात करते हैं ना, तो इस माय पर्सनल ओपिनियन कि वी मस्ट बी अवेयर अबाउट दोस एग्जम्पशंस. बिकॉज उन एग्जम्पशंस की अगर हमें नॉलेज होगी ना, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हम अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, इवन एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लिमिट ऑफ द बोरोइंग. देयर इज नो लिमिट ऑन द बोरोइंग ऑफ द प्राइवेट कंपनी, इवन दो देयर इज अ सेक्शन 180 व्हिच सेज दैट कि आप एक लिमिट से ज्यादा लेते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बट प्राइवेट कंपनी को सेक्शन 180 एग्जम्प्टेड है. तो ऐसे बहुत सारे सेक्शन है कंपनीज एक्ट में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को या तो एग्जम्प्टेड है या कुछ कंडीशंस के साथ एग्जम्प्टेड है. बट this is my personal view कि every professional, whether a chartered accountant or company secretary must be aware about those exemption notification. Even though वो आज से 5 साल 6 साल पुरानी नोटिफिकेशन है, 5th June 2015 को आई थी, 13th June 2017 को आई थी, तो वो इतनी रेलिवेंट है कि आज भी हम एवरीडे वर्किंग में उसको हमें यूज करना पड़ता है. चाहे हम किसी को लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अलॉटमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन.
तो सर कभी पॉसिबल तो कीप अ सेशन ऑन दैट for an hour 2 hour because lot of things are there which everyone should be aware. और अवेयर का रीजन तो यही है कि हम वी कैन प्रोवाइड द बेनिफिट टू आवर क्लाइंट ऑफ दैट, बिकॉज बेनिफिट क्या होता है, एग्जम्पशन होगी तो बहुत सारी चीजें हम उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेम विद द स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ऑलरेडी बहुत सारे एग्जम्पशंस थे, बहुत सारे बेनिफिट्स थे। उन एग्जम्पशन और बेनिफिट्स के बाद भी मिनिस्ट्री ने स्मॉल कंपनीज का कंसेप्ट में स्मॉल कंपनीज को और बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए और बेनिफिट्स दिए। जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन थी जब एक्ट आया था ना 1 अप्रैल 2014 को, स्मॉल कंपनी मींस था अ कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख तक हो और टर्नओवर 2 करोड़ तक हो। तो 50 लाख और 2 करोड़ वाली कंपनीज को स्मॉल कंपनी किया। फिर मिनिस्ट्री ने विद द टाइम विद द फेज 1 अप्रैल 2021 से मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट किया था डेफिनेशन में, और दे सेड कि इफ अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 2 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर अप टू 20 करोड़ रुपीस, such company shall be considered as a small company। तो अब देखो 50 लाख की कैपिटल से सीधा 2 करोड़ पे आ गए और 2 करोड़ की टर्नओवर से सीधा 20 करोड़ पे आ गए। तो जब वो 1 अप्रैल 2021 में अमेंडमेंट हुआ था तो बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज थी जो डायरेक्टली नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से स्मॉल प्राइवेट कंपनी के अंदर फॉल कर गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंपल अमेंडमेंट इन द डेफिनेशन। उसके बाद में मिनिस्ट्री रुकी नहीं, for the they again made the amendment in the small company जो आज की डेट में डेफिनेशन है 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 से उन्होंने अगेन स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में अमेंडमेंट किया, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आज की डेट में जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बोलती है स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी व्हिच has paid up share capital not more than 4 crore rupees and turnover not more than 40 crore। अब देखिए मैंने यहाँ कंपेरेटिव लिखा, एक्ट जब आया था स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2014 तब कैपिटल थी 50 लाख तक और 2 करोड़ टर्नओवर तक आप स्मॉल कंपनी में फॉल होते थे। 7 इयर्स तक तो ऐसा ही चलता रहा। बस 1 अप्रैल 2021 में अमेंडमेंट करके डेफिनेशन हो गई कि कैपिटल 2 करोड़ तक, टर्नओवर 20 करोड़ तक। एक साल भी इस अमेंडमेंट को नहीं हुआ था तो नेक्स्ट इन्होंने अमेंडमेंट कर दिया 15 सितंबर 2022 से। जो नई डेफिनेशन एप्लीकेबल हुई है वो 15 सितंबर 2022 से, सो अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल। अब आज की डेट में वी आर इन द दिसंबर 2022, अगर आज की डेट में हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल कंपनी, तो आज की डेट में स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच इज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 4 करोड़ रुपीस एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ रुपीस। अगर आप ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो आप एक स्मॉल कंपनी माने जाओगे। अब यहाँ पे हमेशा एक बहुत बड़ा इशू रहता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है जो मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, कि स्मॉल कंपनी के लिए अगर एक भी लिमिट पे फॉल कर जाते हैं तो क्या कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी? व्हाट इज योर व्यू? गाइस जस्ट थोड़ा सा हम ना इंटरेक्ट करेंगे तो आई विल ट्राई टू आस्क यू द क्वेश्चन, प्लीज आंसर इन यस और सो स्मॉल कंपनी के लिए दोनों लिमिट्स को कवर करना मैंडेटरी है या सिंगल लिमिट से भी वर्क हो जाएगा? मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी की कैपिटल तो है 2 करोड़, टर्नओवर है 60 करोड़, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। स्मॉल कंपनी तभी माने जाओगे जब बोथ द कंडीशन यू हैव मेट, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज अ स्मॉल कंपनी। दिस इज वेरी क्लियर लॉ। तो वी आर क्लियर विद द डेफिनेशन आज की डेट में, बिकॉज हम पास्ट की डेफिनेशन की बात अब नहीं करेंगे, अब हम बात करेंगे आज की डेट में। टुडे इज 22 December 2022। If a company having paid up share capital less than 4 crore and turnover less than 40 crore, and both the things are met, then such company shall be considered as a small company। तो आज की डेट में देखा जाए 4 करोड़ की कैपिटल बहुत कम कंपनीज की होती है और 40 करोड़ की टर्नओवर इज अ गुड नंबर। तो आफ्टर दिस न्यू डेफिनेशन ना बहुत सारी इंडियन कंपनी स्मॉल कंपनी में फॉल कर गई है, ऑलमोस्ट 75%। So as a chartered accountant, you are doing the statutory audit for the so many companies। सबसे अच्छी बात स्मॉल कंपनीज की क्या है कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर स्मॉल कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं होता है। So आपके पास as we can see almost 190 persons are appearing today as this webinar। So you all can see कि mostly companies are the small companies। तो उनके compliances हमें properly पता होने चाहिए, उनको क्या बेनिफिट्स हैं, उनको क्या ड्रॉबैक्स है, एवरीथिंग वी शुड बी अवेयर।
So 4 crore and 40 crore is our limit. अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल का क्वेश्चन रहता है, जनरली आता है, उनका होता है कि ड्यूरिंग द ईयर मेरी कैपिटल थी 3 करोड़, बट ड्यूरिंग द ईयर मैंने शेयर कैपिटल इंक्रीज कर दी, अपना अलॉटमेंट किया और मेरी कैपिटल हो गई 5 करोड़। तो अब मैं उस दिन से ही नॉन स्मॉल में फॉल कर जाऊंगा या फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्मॉल में फॉल कर जाऊंगा? व्हाट इज योर व्यू? जिस दिन कैपिटल चेंज होगी सेम डे इट विल बी कंसीडर एज अ नॉन स्मॉल, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इट शैल बी कंसीडर एज अ नॉन स्मॉल? सी दिस इज द वेबिनार, सो मुझे इसीलिए क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ऐसे ही, और आप लोगों को प्लीज आंसर करिएगा चैट बॉक्स में, सो वी कैन मेक इट इंटरेक्टिव। सो बहुत सारे लोगों को आया कि सेम डे, यस। अगर कैपिटल के केस की बात करते हैं तो जिस दिन मेरी कैपिटल क्रॉस कर जाएगी ये 4 करोड़ ड्यूरिंग द ईयर, इमीडिएटली फॉलोइंग दैट डे मेरी कंपनी फॉल कर जाएगी इन अ नॉन स्मॉल कंपनी। सो दोनों कंडीशन फुलफिल होते ही मेरी कंपनी नॉन स्मॉल कंपनी में फॉल कर जाएगी। अब दूसरी चीज आती है टर्नओवर के केस में क्या है? टर्नओवर मुझे पता चलती है एट द एंड ऑफ द ईयर। टर्नओवर तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर नहीं पता चलती, टर्नओवर मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलती है। तो अब उस केस में क्या है? तो अब उस केस में क्या है कि टर्नओवर हमें पता चलती है प्रैक्टिकली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सॉरी मई, जून, जुलाई जब ऑडिट होते हैं। तो टर्नओवर के केस में हमें उसी डेट को कंसीडर करना पड़ेगा फॉर द 1 अप्रैल, बिकॉज उससे पहले तो हमारे पास लिमिट ही नहीं थी। सॉरी, सो टर्नओवर के केस में तो नेक्स्ट मतलब जब प्रैक्टिकल ईयर खत्म हो जाता है तब से हम अप्लाई कर सकते हैं, अदर केस में हम इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है स्मॉल कंपनी। एडवांटेज क्या क्या है स्मॉल कंपनी के? अभी किसी का एक क्वेश्चन था चैट बॉक्स में, सॉरी मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी ले रहा हूं। अब किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू इटसेल्फ। व्हाट अबाउट द एनबीएफसी? एनबीएफसी है, प्राइवेट लिमिटेड है, और वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाती है। अगर एनबीएफसी प्राइवेट लिमिटेड दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाती है तो वो क्या कह, वो स्मॉल में फॉल करेगी या स्मॉल में फॉल ही नहीं करेगी? गंभीर जी, आई थिंक कैपिटल लिमिट कंडीशन सेटिस्फाइड कर सकती है, अब आज की डेट में कर सकती है, पहले तो नहीं पॉसिबल था। हाँ, क्योंकि पहले तो चलो 50 लाख 2 करोड़ था, 50 लाख सर, हाँ, 2 करोड़ तक की था तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी एनबीएफसी के लिए 2 करोड़ थी, तो तब तो एनबीएफसी कभी हाँ। स्मॉल नहीं सकती थी। अब आज की केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने नई एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट की, नेटवर्थ 2 करोड़ होनी चाहिए, तो मैंने 2 करोड़ की कैपिटल रख ली है। अब मेरे को 40 करोड़ तक की टर्नओवर पे जाने पे हो सकता है 6 महीने, साल, 2 साल लगेंगे। तो जब तक अब मेरी कैपिटल तो 2 करोड़ और मैं 40 करोड़ के टर्नओवर तक नहीं चाहता हूं, तो तब तक क्या मैं स्मॉल कहलाऊंगा या एनबीएफसी नॉन स्मॉल ही रहेगी? एनबीएफसी के लिए अलग से कहीं भी डेफिनेशन में कुछ नहीं लिखा है। तो एनबीएफसी अगर प्राइवेट लिमिटेड हमने इनकॉर्पोरेट की हुई है तो हम उसको सेम ट्रीट करेंगे जैसे अदर कंपनीज को ट्रीट करते हैं। तो अगर एनबीएफसी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, अगर एनबीएफसी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, निखिल जी का क्वेश्चन तो निखिल जी वो एनबीएफसी भी आपकी स्मॉल एनबीएफसी ही कहलाएगी। सो कंपनी लॉ की जो एग्जम्पशंस है उससे तो मिल जाएगी, ठीक है। आरबीआई के कंप्लायंस तो आपको करने पड़ेंगे बिकॉज आरबीआई के लिए कोई स्मॉल नॉन स्मॉल का बाइफिकेशन नहीं है, बट हाँ कंपनी लॉ में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपकी एनबीएफसी भी स्मॉल एनबीएफसी कहलाएगी। बिकॉज अगर हम बात करते हैं ना कि इस डेफिनेशन के अलावा और कौन कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था सबसे पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती, चाहे वो लिमिट में फॉल करती है चाहे वो लिमिट में फॉल नहीं करती। सेकंड आता है सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी भी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी के लिए डेफिनेशन में, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली लिखा है कि सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी। तो एक तो सेक्शन 8 कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी, दूसरी मैंने बताई पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी नहीं होगी। फिर तीसरी इन्होंने जो रिक्वायरमेंट है तीसरी है, अगर एक कंपनी किसी की सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी है, अगर आपकी कंपनी किसी कंपनी की या तो सब्सिडरी है या होल्डिंग कंपनी है तो आपकी कंपनी पब्लिक स्मॉल कंपनी ही कहलाएगी।
अभी किसी का इस पे पॉइंट आया है, निखिल का ही, निखिल जी का ही आया है, हाँ, बट इट इज अ गवर्नमेंट स्पेशल स्टैट्यूट। सर I agree कि NBFC is a government status statute, but still it is not falling under the definition of the small, because आप देखिए, अगर मैंने आपके लिए ओपन कर लिया है, स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक को तो यहीं पे उड़ा दिया। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, जो मैंने अभी बताया 40 करोड़ हो गई है, सॉरी पेड अप कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़, बट नथिंग दिस इज क्लोज अप्लाई टू होल्डिंग और सब्सिडरी सेक्शन 8। अच्छा सॉरी, इन्होंने यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, ओके, यू आर राइट, गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट, सॉरी एनबीएफसी कैन नॉट बी अ स्मॉल कंपनी, ठीक है, यू आर राइट निखिल जी। एनबीएफसी अगर है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी, बिकॉज इट इज गवर्निंग बाय द स्पेशल एक्ट, वो गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट अगर कोई भी कंपनी होगी तो वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। फिर चाहे वो, फिर इसमें एग्जांपल ले सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज है जो आईआरडीए के अकॉर्डिंग चलती है, आईआरडीए की गाइडलाइंस उस पर एप्लीकेबल हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपकी कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। सो दीज आर द कंपनीज की जो आपकी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती। इनके अलावा कोई भी कंपनी जो लिमिट में फॉल करती है, स्मॉल कंपनीज हमेशा हो जाएगी। अब हम आते हैं कि वन बाय वन व्हाट आर द एडवांटेज टू द स्मॉल कंपनी, बिकॉज क्या होता है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और उसको नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी होती है, तो उसका सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है उसका सबसे पहले कि अगर मैं एक कंपनी बनाता हूं और मेरी कंपनी अगर स्मॉल कंपनी में होती है तो मुझे क्या बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो उस चीज के लिए अब हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कंपनी को क्या क्या बेनिफिट्स है। नंबर 1, मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग। अब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट में बोर्ड मीटिंग के रिगार्डिंग 2 प्रोविजन है, एक तो है सेक्शन 179, और दूसरा है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 इज फॉर द बोर्ड मीटिंग। एज पर सेक्शन 179 प्लस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, अगर हम दोनों को कंबाइन रीड करते हैं, अकॉर्डिंग टू देम एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग इन अ कैलेंडर ईयर। तो हर कंपनी को एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है कैलेंडर ईयर में। बट जब हम बात करते हैं ना स्मॉल कंपनीज की, पहला बेनिफिट तो यही मिल जाता है, स्मॉल कंपनी शैल होल्ड मिनिमम नंबर ऑफ 2 बोर्ड मीटिंग, 2 meetings of its board of directors in a year, in such way that minimum gap between the 2 meetings shall not be less than 90 days. अब देखो स्मॉल कंपनीज के केस में गवर्नमेंट क्या बोलती है कि स्मॉल कंपनीज के केस में अगर आपने एक ईयर में, अब यहाँ जो ईयर है ना वो है कैलेंडर ईयर, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज एक्ट ने कैलेंडर ईयर वर्ड यूज किया हुआ है। तो एक स्मॉल कंपनी को कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी है। तो 2 तो ओके, बट 2 में अब सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है कि 2 मीटिंग्स में मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। अगर 90 डेज से कम गैप है तो फिर आपको एक मीटिंग और करनी पड़ेगी। तो ये सबसे पहला बेनिफिट है स्मॉल कंपनीज के लिए। सो स्मॉल कंपनीज के लिए अब यहाँ पे बहुत क्लियर है कि 2 ही बोर्ड मीटिंग करनी है, और यहाँ बस जो सबसे ज्यादा लोगों को इश्यूज होता है ईयर इज अ कैलेंडर ईयर। तो मेक श्योर कि अगर आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है तो साल में सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग एटलीस्ट की हो, बिकॉज आजकल क्या होता है कि हमें तो बोर्ड मीटिंग्स को भी रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको डायरेक्टर रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि कितनी मीटिंग्स हुई है, आपको MJT 7 में एनुअल रिटर्न में बताना पड़ता है कि कब कब मीटिंग हुई है, क्या किसकी कितनी मीटिंग्स हुई है। दिस थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड, वी कैन से बेनिफिट टू द स्मॉल कंपनी। This is also a very important question. As per provision of the Companies Act, small companies are not mandated attach Caro report along with the auditor report. I think this is a favorite topic of the Sumit ji also. So, small companies के ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। अगर आप एक स्मॉल कंपनीज में फॉल करते हैं, आज की डेट में जो लिमिट 4 करोड़ और 40 करोड़ है, तो आपके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता, उस कंपनी के ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो अगर आपको देखना है कि आपकी कंपनी में कारो एप्लीकेबल है या नहीं, यू जस्ट हैव टू चेक कि जिस ईयर की आप ऑडिट कर रहे हो, जिस ईयर की स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो, उस ईयर में आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी है या नॉन स्मॉल कंपनी है। नेक्स्ट इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज द थर्ड बेनिफिट। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आए, प्लीज आप मेरे से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं, आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्मॉल कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं बनाना पड़ता। जब स्मॉल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं तो स्मॉल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको बैलेंस शीट, P&L तो बनाना पड़ेगा, बट स्मॉल कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए आपको वो नहीं बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो दिस इज द थर्ड मेजर बेनिफिट ऑफ द स्मॉल कंपनी।
सो 3 रिक्वायरमेंट हमने 3 चीजें डिस्कस की, 2 बोर्ड मीटिंग इज इनफ, नो नीड ऑफ कारो, नो नीड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. Then next are the e-form certification. This is also a very good thing. मतलब there are the two things. Sometimes professional agree कि this is a good thing. Sometimes professional don't agree कि this is good thing because e-form certification. Small company के जितने भी e-forms होते हैं, AOC4, MGT7, DI12, MGT14 और any other form. स्मॉल कंपनीज का कोई भी फॉर्म आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की. डायरेक्टर के साइन इज इनफ फॉर द स्मॉल कंपनी. सो स्मॉल कंपनीज के आपको सर्टिफिकेशन नहीं करनी पड़ती. चौथा बेनिफिट है, स्मॉल कंपनी के फॉर्म आप डायरेक्टली एनसी को फाइल कर सकते हो. फिफ्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट एट दिवेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट, इन्होंने सेक्शन 8 कंपनीज को स्मॉल कंपनी से बाहर क्यों निकाला? मतलब जो मुझे लगता है, मैंने वैसे कमिटी रिपोर्ट्स पे स्टडी की, उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा बाइफिकेट किया नहीं था कि सेक्शन 8 को क्यों निकाला. बट जैसे अभी जो स्पेसिफाइड गवर्नेंस, स्पेसिफाइड जो लॉ से गवर्न हो रही है कंपनी, जैसे आरबीआई से एनबीएफसीज हो गई या बैंकिंग कंपनीज हो गई या हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, उनके लिए स्पेसिफाइड लॉज है. सेक्शन 8 कंपनी पूरा गवर्न होता है सिर्फ कंपनीज एक्ट से, बट सेक्शन 8 का पर्पस टोटली डिफरेंट होता है. उसका बिजनेस पर्पस नहीं होता, उसका पर्पस बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता. तो उन्होंने सेक्शन 8 के लिए क्या किया है, सेक्शन 8 को अलग से एग्जम्पशंस दी हुई है. अगर अब मैं बात करूं ना नोटिफिकेशन की, सेक्शन 8 के लिए 2 अलग से नोटिफिकेशन आए हुए हैं और काफी सारी एग्जम्पशन दी हुई है उन्होंने सेक्शन 8 में. तो उन्होंने सेक्शन 8 को वहां स्पेसिफिकली सेपरेटली ले लिया और सेपरेटली एग्जम्पशन भी दे दी. द रीजन, जो सेकंड रीजन मुझे लगता है यहाँ कवर नहीं किया, कि वो सेक्शन 8 को सेपरेटली कंट्रोल करना चाहते हैं. अब क्या हुआ, सेपरेट एग्जम्पशंस दी, उन एग्जम्पशंस को वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, कभी भी एक्स्ट्रा एग्जम्पशन दे सकते हैं. बट वंस इट बिकम अ स्मॉल कंपनी, फिर वो सभी के लिए सेम प्रोविजंस आ जाते हैं. तो बहुत बार गवर्नमेंट आप देखोगे ना, कंपनी लोग, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, प्रोविजंस में चेंज इसलिए इस हिसाब से करती है कि जब वो कुछ और करना चाहे तो चेंज कर पाए. इसलिए आप प्रैक्टिकली देखना, ज्यादा अमेंडमेंट एक्ट में कम अमेंडमेंट होते हैं, रूल्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि रूल्स की पावर मिनिस्ट्री के पास होती है. व्हेनेवर मिनिस्ट्री वांट दे कैन मेक मोर चेंजेस. तो इसलिए उन्होंने सेक्शन 8 को बाहर कर दिया. इवन पब्लिक में भी उनका ये था कि चाहे पब्लिक में कोई टर्नओवर नहीं है, बट पब्लिक कंपनी का अपने आप में कंसेप्ट है कि पब्लिक का स्टेक लगा हुआ है. हो सकता है नहीं लगा हो, सातों जो शेयर होल्डर है वो फैमिली मेंबर्स हो, बट कंसेप्ट तो पब्लिक कंपनी का इसीलिए आया था कि प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस, की पब्लिक कंपनी में पब्लिक स्टेक होता है. तो इसलिए उन्होंने वहां भी उसको आउट ऑफ लीक किया है, इससे बाहर रखा हुआ है कि वहां पे ज्यादा कंप्लायंसेस मतलब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी. डेफिनेटली जितने ज्यादा कंप्लायंसेस जो कंपनी करेगी गवर्नमेंट के लिए, उतनी ट्रांसपेरेंसी उस कंपनी से मिल जाएगी. तो इसलिए उन्होंने आउट ऑफ द रीच उनको स्मॉल से रखा हुआ है. बट अब जो ये लिमिट इंक्रीज हुई है ना, जैसे अब 4 करोड़ हो गई, 40 करोड़ हो गई. अगर पहले इंडिया की 50% कंपनी स्मॉल कंपनी थी ना, इस 40 करोड़ के होने के बाद, 4 करोड़ के होने के बाद ऑलमोस्ट 75% कंपनीज आर द स्मॉल कंपनीज. तो गवर्नमेंट इज गोइंग, वी कैन से, देखो अगर हम, मैं एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ. जो हमारी इस टाइम गवर्नमेंट है, प्रेजेंट इंडियन गवर्नमेंट है, दे आर वर्किंग ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. प्रैक्टिकली जो उनका कंसेप्ट है, ये जितनी भी एग्जम्पशंस आ रही है ना, जितनी भी लिमिट्स आ रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो गवर्नमेंट वांट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो रहे, बट ईज के साथ दे आल्सो वांट की कंट्रोल भी रहे. अगर कंट्रोल छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा. तो दैट्स व्हाई उन्होंने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन इंक्रीज कर दी है. कि अगर आप देखोगे ना, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था स्मॉल कंपनी का, तो आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका स्टेटमेंट था स्पेसिफिक कि ये इसीलिए उन्होंने अमेंड किया है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द कंप्लायंसेस ऑन द कॉर्पोरेट्स. तो इसलिए दे आर मेकिंग द अमेंडमेंट, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण बहुत सारे अमेंडमेंट दे आर कंटिन्यूअसली टेकिंग द अमेंडमेंट्स. सो अभी तो इसमें सेक्शन 8 में जो मुझे चैलेंज आया इस बार बिल्कुल क्लोजिंग डेट पे, कि द सीए सिग्नेचर इज आल्सो रिक्वायर्ड एंड द सीएस सिग्नेचर, company secretary signature is also required, and if the even the company is not doing anything na, so signature mandatory इन्होंने प्रोफेशनल सिग्नेचर मैंडेटरी रखे हुए हैं. हाँ चलिए प्लीज. यस, किसी का जैसे क्वेश्चन अभी आया कि सुनीता जी का, कि AOC4 नीड्स टू बी साइंड बाय CA. तो AOC4 के ऊपर अगर आप स्मॉल कंपनी हो, तो AOC4 पे आपको किसी भी प्रोफेशनल, चाहे CA CS, किसी के भी साइन नहीं चाहिए, सिर्फ डायरेक्टर के सिग्नेचर से आप फाइल कर सकते हो. हाँ, नॉन स्मॉल कंपनी है, फिर चाहे आप CA से भी साइन कर सकते हो और एज अ CS भी साइन कर सकते हो. Okay, someone asked one more question, is share transfer in the small companies allowed?
मैं ऐसा करता हूँ, इन क्वेश्चन को जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं ना, इनको थोड़ा सा या तो अलग नोट कर लेता हूँ, जो बिल्कुल आउट ऑफ द लीग है कि आई विल कवर, डेफिनेटली आई विल आंसर दैट, बट उनको मैं एक बार एडवांटेजेस डिस्कस करने के बाद उन चीजों उनको आंसर कर दूंगा। Devesh, should I disable the chat and enable the Q&A so that people can post on Q&A? कि अगर Q&A में आंसर क्वेश्चंस होंगे तो वो एक जगह हमें मिल जाएंगे सभी, हाँ, यहाँ पे क्या बीच बीच में ये चले जाएंगे तो मिल नहीं पाएंगे। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट, प्लीज Q&A में आप क्वेश्चन रेज कीजिए, बिकॉज अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो सकता है कि चैट बॉक्स में तो मिस भी हो जाएगा, बट Q&A में वी विल ट्राई टू टेक अप ऑल द क्वेश्चंस। अभी जो आए भी हैं, चाहे शशांक जी आप या कोई भी, प्लीज उनको डाल दीजिएगा Q&A में, 3-4 क्वेश्चंस हाँ जी, हैं। हाँ। तो हम जब एडवांटेज की बात करते हैं तो फिफ्थ एडवांटेज जो मैं अगर बात करूं तो एडब्रिज डायरेक्टर रिपोर्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे मैं एक और प्रोविजन भी डिस्कस करूंगा पेनल्टीज का इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन। डायरेक्टर रिपोर्ट में उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अब डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है कि मैनी टाइम वी हैव सीन कि डायरेक्टर रिपोर्ट को ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत बार वी डोंट टेक सीरियस द डायरेक्टर रिपोर्ट, बट डायरेक्टर रिपोर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, बिकॉज आप उसमें पूरे कंपनी के पूरे एक ईयर का डिटेल दे रहे हो, इस ईयर में कंपनी ने क्या किया है, कोई डायरेक्टर आया, कोई गया, कोई शेयर ट्रांसफर हुए, कितनी मीटिंग्स किया आपने, किसी को लोन दिया क्या, इन्वेस्टमेंट की क्या, बोरोइंग की क्या, डिपॉजिट लिया क्या, सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो अगर एज अ कंपनी सेक्रेटरी में बात करूं कि मुझे एक कंपनी का आइडिया लेना है कि एक साल में उसने क्या क्या किया है, क्या चेंजेस किए हैं, क्या नई चीजें की है, तो मैं डायरेक्टर रिपोर्ट सबसे पहले स्टडी करूंगा। तो डायरेक्टर रिपोर्ट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पे डायरेक्टर रिपोर्ट में भी स्मॉल कंपनीज को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला हुआ है। अगर हम एक जनरल बात करते हैं ना, एक अगर जनरल कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट की बात करते हैं, तो एक जनरल कंपनी को डायरेक्टर रिपोर्ट बनाने के लिए कम से कम, अगर डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं तो 25 से 30 क्लोजेस मेंशन करने पड़ते हैं। अदर देन मैं स्मॉल की बात करूं तो एक डायरेक्टर रिपोर्ट में 25 से 30 क्लोजेस मेंशन करने पड़ते हैं, और ईच एंड एवरी क्लोज हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस। हर क्लोज के लिए आपको प्रॉपर्ली चीजें चेक करनी पड़ती है, कंप्लायंस चेक करने पड़ते हैं, तभी आप मेंशन कर सकते हैं। बट स्मॉल कंपनी के साथ सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि स्मॉल कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट में सिर्फ 10 से 12 क्लोजेस है। जो हमारा सेक्शन है, मैं बताता हूँ, डायरेक्टर रिपोर्ट का सेक्शन है सेक्शन 134(3). 134(3) के दो रूल है, एक रूल 8 है, एक रूल 8A है। जो अदर देन स्मॉल कंपनीज है ना, वो तो 134(3) और रूल 8 के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाती है, बट स्मॉल कंपनी सिर्फ और सिर्फ रूल 8A के अकॉर्डिंग अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट बनाती है। तो स्मॉल कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट बहुत छोटी होती है, एडब्रिज होती है, सिर्फ 8-10 क्लोजेस में ही कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट, नो IFC रिपोर्टिंग। A small company is required to report internal financial control. Internal financial control reporting small company पे applicable नहीं होती। जो ये प्रोविजन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये मैं अभी लेटर ऑन डिस्कस करता हूँ। इससे पहले नेक्स्ट आता है रोटेशन ऑफ ऑडिटर। दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पता है कि एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, अ ऑडिटर इफ इज अ इंडिविजुअल पर्सन एज अ प्रोप्राइटर, तो वो एक कंपनी को एक टर्म ही सर्व कर सकता है 5 साल का। बट इफ दैट इज अ फर्म, तो वो 2 टर्म 5-5 साल के सर्व कर सकती है। अब यहाँ पे स्मॉल कंपनी को बेनिफिट है, स्मॉल कंपनी पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो मतलब अब 40 करोड़ तक की कंपनीज पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर नहीं लगेगा। तो द सेम ऑडिटर कैन कंटिन्यू, द सेम ऑडिटर के कंटिन्यू हियर। रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट अब स्मॉल कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है। आप सेम ऑडिटर को जितने मर्जी टाइम तक चाहे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सबसे डिस्कस करना चाहूंगा, मैं हर सेमिनार में, वेबिनार में डिस्कस करता हूँ। क्या आप ऑडिटर को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, लाइक 5 साल से कम के लिए अपॉइंट कर सकते हो? इफ यू वांट कि हमें ऑडिटर को 4 साल के लिए अपॉइंट करना है, 2 साल के लिए अपॉइंट करना है, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो सकता है? अच्छा, आपने चैट डिसेबल करवा दी ना मैंने। Should I enable it? Yes, please, sorry. Yes, a second. Yes. Yes, please. So अगर कोई भी कंपनी की हम बात करते हैं, क्या ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आज शशांक जी ने मुझे एक ही ड्यूटी दी है कि सर आप क्रिटिकल पॉइंट जितने भी आते हैं ना, इश्यूज आते हैं, उन्हें डिस्कस जरूर करना। तो आई एम ट्राइंग कि पॉइंट टू पॉइंट, जहां पे मुझे कोई पॉइंट लगता है, जहां पे बहुत इश्यूज रहते हैं, उन्हें डिस्कस कर पाए। आई हैव रिसीव्ड 2 आंसर कि यस, आप ऑडिटर को 5 साल से कम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। 3 आंसर्स, 4 आंसर्स। मैं इतने, आप लोग आंसर कीजिए, 1 सेकंड में साथ के प्रोविजन भी निकालता हूँ, बिकॉज मजा तभी आता है जब प्रोविजन के साथ स्टडी करते हैं ना चीजों को।
तो और ज्यादा क्लैरिटी से हम उसको डिस्कस कर पाते हैं, जैसे अभी हमने स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में डिस्कस किया। सो कुछ आंसर हमें आया है, सभी का यही आया है यस। सरप्राइज टू सी देयर इज नो नो, सिंगल नो भी किसी का नहीं आया है। चलो एक सेकंड, थोड़ा सा एक विजय जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मैं बस ये वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ, देन आई विल टेक योर क्वेश्चन। अब देखो मैं थोड़ा सा प्रोविजन पे लेके आता हूँ, बिकॉज मेरी आदत है कि बेटर हम प्रोविजन से डिस्कस करें तो चीज और क्लियर होती है। एक सिर्फ इतना सा प्रोविजन पढ़ूंगा मैं, ज्यादा नहीं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, every company shall at the first annual general meeting appoint an individual or a firm as an auditor of the auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting in the conclusion of the sixth annual general meeting, thereafter till the conclusion of the every sixth meeting. That's it. सिर्फ इतना सा प्रोविजन मुझे यहाँ पे स्टडी करना था। तो अगर अब आप देखेंगे प्रोविजन की बात करता हूं, तो प्रोविजन में लिखा हुआ था कि ऑडिटर shall be appoint, first auditor shall be after first AGM में from this AGM to the sixth AGM, afterward up to every sixth AGM। अब इस पूरे प्रोविजन में, इस पूरे सेक्शन में आप लोग इस सेशन के बाद भी स्टडी करना, देखना, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कहीं भी लिखा है कि ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट होगा, या 2 के लिए, या 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए? जैसे मैंने पूछा कि ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट हो सकता है या नहीं, पूरे सेक्शन में कहीं भी क्या ये चीज मेंशन है कि ऑडिटर कितने साल के लिए अपॉइंट होगा? सेक्शन जो 139 हमारा पूरा सेक्शन है, पूरे सेक्शन 139 में क्या कहीं भी लिखा है कि ऑडिटर शैल बी अपॉइंट फॉर द 5 ईयर? द आंसर विल बी नो। पूरे सेक्शन 139 में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ऑडिटर शैल बी अपॉइंट फॉर द 5 ईयर। जब पूरे सेक्शन में कहीं लिखा ही नहीं कि ऑडिटर शैल बी अपॉइंट फॉर द 5 ईयर, तो हम क्यों बोलते हैं कि ऑडिटर को 5 साल के लिए अपॉइंट करना चाहिए? एनी व्यूज? सी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक इट इंटरेक्टिव, प्लीज आप लोग भी आंसर कीजिएगा कि और पूरे सेक्शन में कहीं ये चीज मेंशन नहीं है कि ऑडिटर कैन बी अपॉइंट फॉर द 5, शुड बी अपॉइंट फॉर द 5 ईयर और शुड बी अपॉइंट अप टू 5 ईयर, नो वेयर इट इज मेंशन। तो हम लोग एक तो ये कंसेप्ट लेके चलते हैं कि ऑडिटर 5 साल के लिए होगा। दूसरा ये कंसेप्ट लिखा था कि 5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, नो वेयर। पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लीजिए, चैप्टर्स जो ऑडिटर का स्टार्ट होता है सेक्शन 139 से स्टार्ट होता है, 144 तक जाता है। पूरे चैप्टर को स्टडी कर लीजिए, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ऑडिटर इतने पीरियड के लिए अपॉइंट होगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल। सिर्फ जो अभी मैंने आपको प्रोविजन रीड करवाया ना, दैट्स द ओनली प्रोविजन व्हिच से ऑडिटर शैल बी अपॉइंट फॉर दिस एजीएम टू द 6th एजीएम। तो जब पूरे एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा या 5 साल तक अपॉइंट होगा, तो हम तो ये इंटरप्रिटेशन ले ही नहीं सकते कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल अपॉइंट होगा। हम तो सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं, जिस एजीएम में भी ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी के कारण एजीएम में करें, चाहे वो फर्स्ट एजीएम हो, चाहे वो 10th एजीएम हो, जब भी एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होगा वो उस एजीएम से लेके 6th एजीएम तक होगा। एज अ ऑडिटर और एज अ कंपनी मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं 1 साल के लिए अपॉइंट करूं या 2 साल के लिए करूं या 3 के लिए, 4 के लिए। देयर इज नो राइट। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, देयर इज नो ऑप्शन इवन। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जब भी एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट होगा तो वो उस एजीएम से लेके तब से 6th एजीएम तक के लिए अपॉइंट होगा। इसलिए हम बोलते आए हैं कि ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। तो जैसा इस पॉइंट पे अभी हमने डिस्कस किया, ये आप लोग अगर हम प्रैक्टिकली लॉ की बात करें तो अगर आप ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट करते हो, 2 साल के, 3 साल के लिए, दिस इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 139। किसी का कोई पॉइंट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक समवन हैज रेज्ड देयर हैंड। दिवेश जी, मैं मेंबर्स को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना हैंड रेज जरूर करें अगर किसी को बोलना है, क्वेरी पूछनी है। दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल। एंड खुशी जी का क्वेश्चन आया है कि एडीटी 1 एवरी ईयर फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। तो अब ये कि ऑडिटर जब भी अपॉइंट होगा ना, जैसे आज मान लो कि मैंने इस एजीएम में 2022 के एजीएम में अपॉइंट किया, जब एजीएम में अपॉइंट किया तो 22 से लेकर 27 तक के लिए अपॉइंट किया, तो एडीटी 1 तो सिर्फ 22 के एजीएम के 15 दिन में फाइल करना, अगले 5 साल मुझे एडीटी 1 फाइल नहीं करना। अब 5 साल बाद जब 6th एजीएम, मतलब चाहे आज से 5 साल 2027 की एजीएम में जब मैं दोबारा अपॉइंट करूंगा, चाहे नए को या इसी ऑडिटर को रीअपॉइंट करूंगा,
तब दोबारा ADT1 फाइल होगा। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे माइंड में कि ऑडिटर 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है, नहीं हो सकता। लॉ जब आया था ना 2014 में, 1 अप्रैल 2014 को जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, इसके पीछे गवर्नमेंट का पर्पस ही बहुत क्लियर था कि ऑडिटर्स को जनरली क्या होता था, पहले ऑडिटर्स कोई रिमार्क्स देते थे, कोई क्वालिफिकेशन देते थे, तो देयर विल बी अ वी कैन से थ्रेट ऑन देम कि आपको ऑडिटर को चेंज कर देंगे। उस चीज को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट एक कंसेप्ट लेके आई। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक और कंसेप्ट लेके आया था कि एवरी ईयर रेगुलराइज करना, वो भी हटा दिया कि अब तो बस 5 साल मींस 5 साल। सिर्फ पूरे कंपनीज एक्ट में 2 ऐसी सिचुएशन है जब ऑडिटर 1 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। वहां भी मैं नहीं बोला कि 2 3 या 4, 1 साल के लिए पूरे कंपनीज एक्ट में। वो होती है जब हम पहला ऑडिटर अपॉइंट करते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेशन का 30 डेज में। जो इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज में पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, वो इनकॉर्पोरेशन की डेट से लेके फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वहां तक के लिए होता है। दूसरा, ड्यूरिंग द ईयर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंपनी किसी कैजुअल वैकेंसी के कारण ऑडिटर हटता है, तो वो जो ऑडिटर अपॉइंट होता है वो अप टू द AGM होता है उस ईयर के लिए। So these are the only 2 situation in whole Companies Act जब आपका ऑडिटर 5 साल से कम के लिए अपॉइंट होता है, सिर्फ इन 2 सिचुएशन में। इसके अलावा हम बोलते हैं 1 साल 2 साल, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अब किसी का है क्या कैजुअल वैकेंसी में ADT1 फाइल होता है? यस, डेफिनेटली कैजुअल वैकेंसी में आप जब अपॉइंट करेंगे तो ADT1 फाइल करना पड़ेगा। अब मेरा यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैं सिर्फ वो पॉइंट ले रहा हूँ कि जो मेरे से लोग बहुत पूछते हैं, कि अगर मेरे से बहुत पूछते हैं तो हो सकता है आप लोगों में भी बहुत से लोगों को डाउट हो। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कैजुअल वैकेंसी हुई, कैजुअल वैकेंसी में हमने नया ऑडिटर अपॉइंट किया, वो तो सिर्फ अप टू AGM तक के लिए है, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के लिए जिसमें कैजुअल वैकेंसी हुई। तो अब जब AGM में हम उसे रीअपॉइंट करना चाहते हैं तो हम उसे 4 साल के लिए करेंगे या 5 साल के लिए? One to answer 5 years. So mostly answer I have received the same 5 years. This is the actual thing. कोई भी ऑडिटर अगर आप कैजुअल वैकेंसी पर अपॉइंट करते हो उसके बाद उसे रीअपॉइंट करते हो तो वो AGM में 5 साल के लिए होगा। अगेन मैं ये रटवाना नहीं चाहता, अगेन द सेम थिंग, व्हाई 5 ईयर, बिकॉज लॉ में प्रोविजन ही नहीं है। लॉ बोलता है जब भी AGM में अपॉइंट करोगे ना वो 6th AGM तक के लिए होगा वहां से, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं है रिड्यूस करने का 5 साल के अलावा, तो ठीक है, तो जब भी कैजुअल वैकेंसी भी होगी तो भी AGM में 5 साल के लिए ही ऑडिटर अपॉइंट होगा। सर एक देवेश जी, अब कुछ क्वेश्चन मेरे इसी से रिलेटेड कि मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, ठीक है, और मैंने अभी तक कोई रेजिग्नेशन नहीं दिया, कुछ नहीं करा, बट मेरे पास कभी बैलेंस शीट नहीं आई साइनिंग के लिए, ठीक है, और उसके बाद मैंने वहां पे रिक्वेस्ट करके अपना रिजाइन भी डाल दिया। पहली बात, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन है, मेरे रेजिग्नेशन लेटर पे साइन है, ठीक है। नाउ मैं अगर ROC से कागज निकालता हूं तो आई फाइंड कि उसके ऊपर मेरी बैलेंस शीट भी मेरे साइन से फाइल हो रखी है, ठीक है, बिटवीन द पीरियड। राइट। तो इसमें CAs के लिए क्या डिफेंस रहता है, और ये क्या वो सरेंडर हो सकता था या नहीं हो सकता था, ये वाली क्वेरीज के लिए मेरा क्वेश्चन था। तो आपने इसमें बैलेंस शीट आपने साइन नहीं की, राइट? करेक्ट। बट जो ROC में जिसने भी फाइल की, जो भी हम फोर्जरी बोलते, फ्रॉड बोलते, वो आपके साइन से फाइल हो गई है। हाँ जी। तो इसके पीछे इसमें सबसे पहला जो आपकी तरफ से होना चाहिए, जो भी चाहे फिर इमीडिएटली यू शुड रिपोर्ट इट टू द ROC। आप प्रॉपर आपको एक लेटर के साथ सब चीजें मेंशन करके ROC प्लस इंस्टीट्यूट बोथ प्लेसेस यू हैव टू सेंड। फिर सेकंड थिंग आती है कि वो आपने नहीं किया था, आपने रिपोर्ट किया, डेफिनेटली यू विल फाइट फॉर दैट। अब सेकंड आती है कंपनी ने कोई नया ऑडिटर अपॉइंट किया होगा। अब आपके ICAI की गाइडलाइंस बोलते हैं न्यू ऑडिटर को आपसे NOC लेनी है। अगर उसने आपसे NOC नहीं लिया है तो डेफिनेटली यू कैन फाइल अगेंस्ट हिम आल्सो इन द इंस्टीट्यूट कि NOC नहीं लिया, ये डिस्प्यूट था, ये इश्यूज था। अब जैसा किसी ने बोला FIR, डेफिनेटली कोई भी क्राइम होता है, कोई भी फ्रॉड होता है तो FIR का ऑप्शन हमारे पास है ही, बट तब तक वहां तक जाने के लिए पहले आपको सब कंप्लेंट जरूर कर देनी चाहिए।
बिकॉज दिस इज कंप्लीटली अ सिंपल फ्रॉड। ये तो वो हो गया ना कि साइन किसी ने कॉपी पेस्ट की है, इसीलिए तो एक यूडिन का कंसेप्ट आया था। आपको पता ही है यूडिन इसीलिए तो आया था क्योंकि फोर्जरी बहुत होते थे। अब आज के डेट में तो क्या यूडिन डाल के पता चल सकता है कि हाँ उस पर्सन ने साइन नहीं की है, फोर्ज सिग्नेचर है, क्योंकि यूडिन तो आप किसी का फोर्ज नहीं ले सकते। तो कंसेप्ट यूडिन का जो गवर्नमेंट का, मेरे को जितना मेरी नॉलेज है आईसीएआई और आईसीएसआई दोनों से डिस्कशन से, सबसे बड़ा कंसेप्ट ही यूडिन का ये था कि फोर्जरी रुक जाएगी, क्योंकि आपके यूडिन जब नंबर से वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई होगा नहीं, तो इट विल बी क्लियर इटसेल्फ कि दिस इज द फोर्जरी डॉक्यूमेंट। तो वो इसीलिए कंसेप्ट हुआ था। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल एस्पेक्ट। जैसे आपने कहा कि एक बार अपॉइंट हो गए तो वो रिटायर या तो रिटायर होंगे, या क्या मैं बिना ऑडिट करे रिजाइन हो सकता हूँ विदाउट गिविंग एनी रीजन? अभी तक हमने डिस्कस किया था कि कितने कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होंगे। अब कौन कौन सी सिचुएशन है जब ऑडिटर 5 साल से पहले जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन ये है, द पॉइंट इज दैट कंपनी नहीं निकाल सकती। कंपनी को अगर ड्यूरिंग द ईयर लगता है कि नहीं यार मेरी इस ऑडिटर से नहीं पट रही है, यार काम ही नहीं कर रहा है, कोई भी रीजन है, तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन है, उसको रीजनल डायरेक्टर के पास एप्लीकेशन RD1 में फाइल करनी पड़ेगी। रीजनल डायरेक्टर प्रॉपर हियरिंग्स करेगा, जिसमें ऑडिटर भी प्रेजेंट होगा, कंपनी भी प्रेजेंट होगी, एंड कंप्लीटली डिस्क्रिशनरी पावर रीजनल डायरेक्टर की होगी कि वो दोनों पार्ट्स को सुनने के बाद वो अलाउ करेगा कि रिमूवल है या नहीं है। तो कंपनी के साथ तो क्या इशू है, कंपनी को गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप नहीं हटा सकते, और लेकिन हाँ किसी सिचुएशन में आप हटाना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट की रीजनल डायरेक्टर के अप्रूवल से करोगे। बट ऑडिटर के पास ऑप्शन है ड्यूरिंग द ईयर एनी रीजन, जैसे अब आपने बोला कि कंपनी कोऑपरेट ही नहीं कर रही है, मुझे डाटा ही नहीं दे रही है, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैंने डाटा मांगा, डाटा ही नहीं आया, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता, तो यू कैन रिजाइन। आप अपना रिजाइन करो, अपना 81 फाइल करो, इट इज प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ द लॉ, तो आपके ऊपर कोई इशू नहीं है। तो मेन जो रीजन है वो इशू कंपनी के ऊपर है कि कंपनी नहीं निकाल सकती है। तो ये 5 साल का प्रोविजन लाने का पर्पज ही रिस्ट्रिक्शन ऑन कंपनी था। ऑडिटर के पास तो रेजिग्नेशन का ऑप्शन आज की डेट में भी है, बस हाँ रेजिग्नेशन के लिए ग्राउंड होना चाहिए कि आप क्यों रिजाइन कर रहे हो, तो रेजिग्नेशन इज कंप्लीटली अलाउड। और सबसे अच्छी बात क्या है, रेजिग्नेशन में ऐसा नहीं है कि आप कंपनी के पीछे पड़े रहो कि मेरा फॉर्म फाइल करो, मेरा फॉर्म फाइल करो। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द लॉ कि आप रिजाइन करो, अपने रेजिग्नेशन कंपनी को सेंड करो, अपना 83 फाइल कर दो। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं कि कंपनी कोऑपरेट नहीं कर रही मेरे रेजिग्नेशन में, तो हमें वो भी कोई इशू नहीं आएगा। सो गवर्नमेंट का जो पर्पज है, जो मैंने कमेटी रिपोर्ट स्टडी की थी 2014 में, तो उसका यही था कि ऑडिटर्स के पास पावर है, बट इस केस में कंपनी के पास पावर नहीं है। सो अब किसी का क्वेश्चन आया स्नेहा जी का, व्हाट रेमेडी सीए हैज इफ कंपनी ओनली अपॉइंट फॉर 1 ईयर? मैम अगर कंपनी आपको सिर्फ 1 ईयर का अपॉइंटमेंट लेटर देती है तो यू शुड नॉट एक्सेप्ट इट, बिकॉज दिस इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ। अगर कंपनी ने तो नॉन कंप्लायंस अपना कर ही लिया रेजोल्यूशन पास करके एजीएम में कि हम 1 साल के लिए अपॉइंट करेंगे, अब जब वो रेजोल्यूशन पास करने के बाद जब आपके अपॉइंटमेंट के लिए आपकी कंसेंट लेंगे, जब आपकी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेंगे, यू शुड नॉट गिव इट, बिकॉज अगर आप भी अपनी कंसेंट 1 साल के लिए देते हो तो देन बोथ द पार्टीज आर द इक्वली नॉन कंप्लायंट फॉर द प्रोविजन। फिर एक किसी ने आंसर दिया था, फॉर स्मॉल कंपनीज 5 ईयर, फॉर नॉन स्मॉल मे बी 4 ईयर। नहीं 5 साल मतलब 5 साल, फिर चाहे स्मॉल हो चाहे नॉन स्मॉल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर किसी सीए ने ऑडिट की, करंट ईयर मेरे पास डायरेक्टर आए ऑडिट के लिए, बट एज ऑडिटर 5 ईयर कंपनी नहीं हुए हैं, तो क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? देखो एक्सेप्ट करने के लिए, खुशी जो आपका क्वेश्चन है, एक्सेप्ट करने के लिए अब यहाँ पे पॉइंट आपको क्या चेक करना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पहला पॉइंट आप चेक करो, क्या जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है उसने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, तो आप उसका रेजिग्नेशन चेक करो कि प्रॉपर है या नहीं। सेकंड चेक करो कि उसने अपना 83 फाइल कर दिया। थर्ड, आपकी जो आईसीएआई की गाइडलाइंस है वो बोलती है कि आपको उस पर्सन को इंटीमेट करके एनओसी लेनी है, और विद इन सम आई थिंक 30 या 60 डेज वो एनओसी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, तो यू कैन अपॉइंट। तो आप ये तीनों स्टेप फॉलो करके चलो तो आप अपॉइंट हो सकते हो। बट अगर आप ये बोलते हो कि डायरेक्टर्स ने बोला, बट उनके पास रेजिग्नेशन भी नहीं है, एनओसी भी हमने नहीं ली, तो देन इट विल नॉट अकॉर्डिंग टू मी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, balance sheet is filed with ROC in form AOC for without mentioning UD in the financial. What is the liability on the company in case balance sheet is filed by the copy pasting of the signature? अगर अब कंपनी ने AOC 4 फाइल किया, AOC 4 में बैलेंस शीट अटैच की, यूडी नहीं लिखा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंपनी लॉ का कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं है, बिकॉज पूरे कंपनीज एक्ट में यूडिन के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। यूडिन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द आईसीएआई। तो अगर यूडिन लिखना ऑडिटर भूल गया है तो ऑडिटर विल बी लायबल to answer the ICAI,
बट हाँ, किसी ने ऑडिटर यूडिल लिखा नहीं बट सिग्नेचर कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये स्पेसिफिकली फ्रॉड का केस है। आप पिटीशन फाइल करो, आप एफआईआर फाइल करो, आप आरओसी आईसीआई में सब जगह रिपोर्ट करो। बट सिंपली सेइंग यू डिड बैलेंस शीट पे नहीं लिखा, आपका कोई डिस्प्यूट नहीं है, फॉर एग्जांपल भूल गए थे लिखना और फाइल कर दिया तो कंपनी लॉ का नॉन कंप्लायंट नहीं है, बिकॉज कंपनी लॉ नहीं बोलता कि यू डिड लिखना है, यू डिड लिखने की रिक्वायरमेंट आती है आईसीएआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एन ऑडिटर फर्म विल अपॉइंट नेक्स्ट 5 year आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 year इन अ स्मॉल कंपनी? यस, ऑडिटर फर्म 5 साल कंप्लीट करने के बाद फिर 5 साल, फिर 5 साल कंप्लीट करने के बाद फिर 5 साल, क्योंकि स्मॉल कंपनी पे रोटेशन का प्रोविजन ही नहीं लगता, तो आप एवरी 5 year बाद उनको अपॉइंट कर सकते हो। तो ये वाला कोई भी इशू स्मॉल कंपनी पे नहीं आएगा। अब एक दो क्वेश्चन, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस टू अपॉइंट 5 year, नहीं 5 year के लिए अपॉइंट करना जस्ट एक प्रैक्टिस नहीं है, दिस इज द लॉ कि आपको 5 year के लिए अपॉइंट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई ADT1 आस्क फॉर पीरियड फॉर द पीरियड ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिकली 5 year। मैम देखो, ई फॉर्म्स में ना बहुत सारे इश्यूज आज भी है, बट एक फॉर्म इज नॉट आस्किंग ए व्हाई फॉर्म इज आस्किंग, इसके बेस पे हम लॉ को एनालिसिस नहीं कर सकते। मैं एक बहुत जनरल मेरी थ्योरी है कि फॉर्म में अगर कोई चीज है उससे आप लॉ को एनालिसिस नहीं कर सकते। लॉ इज लॉ, लॉ इज सुपीरियर टू द फॉर्म। अगर आज की डेट में मैं बोलता हूं कि आपके फॉर्म में कुछ लिखा है, लॉ में कुछ लिखा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो लॉ विल बी प्रिवेल ओवर द फॉर्म। दिस इज जनरल वी कैन से इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स कि लॉ विल प्रिवेल ओवर द फॉर्म्स। Next question is that if I appoint ADT1 appointed by ADT1 then the company not present books for me auditor, then what to do? सर देखो, अगर आपको कंपनी ने प्रॉपर अपॉइंट किया है, ADT1 फाइल किया है, नाउ कंपनी आपको बुक्स नहीं देती है, दो ऑप्शन है, या तो आप फाइट करो, अगर आप फाइट करना चाहते हो आरओसी में कंप्लेन करो, आरडी में कंप्लेन करो कि कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दे रही है तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता रहा। सेकंड, अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, आप कह रहे हो कि नहीं मुझे फाइट में नहीं जाना, गिव योर रेजिग्नेशन एंड फाइल ADT। Next question, what remedy CA had if company only appoint 1 year only every year? ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि आप एक्सेप्ट ही मत करो उसे। Next, I am appointed as an auditor for financial year 21-22, but due to non-present of books, the audit is not yet done. No further action is taken by me. Now what to do? सर दो ऑप्शन है कि एक चीज मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के केसेस हैंडल किए जो मैं प्रैक्टिकली एनसीएलटी में रेगुलर हैंडल करता हूँ। मैंने बहुत सारे रिमूवल ऑफ ऑडिटर के भी केसेस हैंडल किए हैं। अब गलती क्या करते हैं हम एज अ प्रोफेशनल, चाहे मैं आज कंपनी सेक्रेटरी हूं या मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं, हम गलती क्या करते हैं, जो आपकी सिचुएशन है कि आप अपॉइंटेड हो बट कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दी है, ड्यू डेट भी निकल गई। अब हम यहाँ क्या गलती करते हैं कि हम इस चीज को देखते नहीं है, हम ये बोलते ठीक है कंपनी जब देगी तब कर देंगे, डिफॉल्ट कंपनी का है। बट अपनी तरफ से हमेशा एक चीज जरूर करो, आप कंपनी को पीरियडिकली रिमाइंडर्स भेजो बुक्स ऑफ अकाउंट के, बिकॉज जब इश्यूज आते हैं, जब केसेस आते हैं, तब सबसे पहले डिपार्टमेंट यही पूछता है कि अच्छा आपने बुक्स ऑफ अकाउंट को लेने के लिए क्या एफर्ट्स किए। आप बोलोगे कॉल किए, नहीं वो नहीं है आपकी रिपोर्ट में, तो यू शुड हैव अ प्रॉपर मेल ट्रेलिंग कि आपने तो रिपोर्ट्स मांगे थे वहां से नहीं आए थे। तो अपने फेवर में हमेशा प्रूफ्स को लेकर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट ऑडिटर इन ओपीसी? सर ओपीसी में जो ऑडिटर अपॉइंट करने का सिंपल प्रोसेस है। ओपीसी के केस में क्या होता है कि आपको एजीएम हेल्ड नहीं करनी पड़ती, बिकॉज एक ही शेयर होल्डर होता है। बट इफ यू विल रीड द कंपनीज एक्ट, ओपीसी को भी अपने मिनट्स ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग बनाने पड़ते हैं। तो ओपीसी के केस में क्या करो, जो उसके एजीएम के मिनट्स बनेंगे उसमें प्रॉपर रेजोल्यूशन मेंशन करो और उसको ADT1 में फाइल कर दो। समृद्धि जी, यू आर हैविंग अ क्वेश्चन, तो आई विल जस्ट से कि आपका क्वेश्चन इज अ वेरी लेंथी, आप हैंड रेज करके क्वेश्चन पुट अप कर लेना, मैं आंसर कर दूंगा। So these are the some questions which we have taken regarding to the auditor. Hope इन questions के बाद auditor provision हमारा clear है। किसी का again अगर अभी भी कोई question हो ना auditor appointment, non-appointment, तो please you are free to ask the question. I will try to best my answer. So अभी तक हमने डिस्कस किए कि these are the 8 most important benefits to a small company. अब देखिए यहाँ मैंने मेंशन किया है only a private company can be a small company. Public company cannot be a small company. Section 8 cannot be a small company. और जैसा अभी हमने डिस्कशन भी किया था, a company is governed by the other statutes cannot be a small company. तो वो कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। अब 2-3 स्मॉल कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले मैं वो टेक अप करता हूँ, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब किसी का है व्हाट इफ माय टर्नओवर एक्सीड 40 crore इन द मंथ ऑफ नवंबर?
सर अगर आपकी 40 करोड़ की टर्नओवर नवंबर मंथ में एक्सीड करना है, आपकी एक्सीड कर जाती है, तो देखो आपके पास ऑडिटेड अकाउंट नहीं है। लो बोलता है पेड अप टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके बनेंगे 31 मार्च 23 के बाद। तो जब 31 मार्च 23 के बाद आप फाइनेंशियल बनाओगे, आप देखोगे कि मेरी कंपनी की तो टर्नओवर इंक्रीज हो गई 31 मार्च 23 को। तो उसकी जब एनुअल फाइलिंग करोगे तो आप उसे नॉन स्मॉल मानोगे, तो स्मॉल मानोगे। आज की नॉन स्मॉल, आज की डेट में तो स्मॉल ही मान के चलना है, क्योंकि आपके पास ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा कंप्लायंस करना चाहते हो तो आपने देख लिया कि आपके प्रोविजनल फिगर्स के बेस पे 40 करोड़ क्रॉस हो गई है, तो आप एक्स्ट्रा कंप्लायंसेस तो कर ही सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। Someone ask one more question. How will be board meeting in case one of 3 director is a foreigner? आज के डेट में तो बहुत इजी है। अगर आपका कोई डायरेक्टर फॉरेन में है, इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग करो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। I think sir, for the small companies, video conferencing mode is not allowed, ना? नहीं अलाउड है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो सेक्शन है ना, हमारा सेक्शन 173 है, जो बात करता है बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो सभी कंपनीज को अलाउड करता है। उसके लिए ओके, उसके लिए कोई डिफाइंड पैटर्न है या क्या प्रोसेस है उसके लिए? पैटर्न है शशांक उसके लिए कि जनरली कि आप, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं डिटेल तो अभी नहीं ले पाऊंगा उसमें। जैसे जनरली एग्जांपल देता हूँ कि आपको उसमें नोटिस जो आपका बोर्ड मीटिंग का जाएगा, उसमें आपको लिंक शेयर करना पड़ता है। फिर जब बोर्ड मीटिंग होती है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग सेव करनी पड़ती है। बोर्ड मीटिंग की ड्यूरेशन में प्रॉपर रोल कॉल होता है कि जो पर्सन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर रहा है, वो रोल कॉल देता है कि मैं ये पर्सन हूँ, यहाँ से अटेंड कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई और अटेंड नहीं कर रहा है। तो वो सब फॉर्मेलिटीज है, नो डाउट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप करोगे तो देयर आर अ सेट वी कैन से नंबर ऑफ कंप्लायंसेस जो आपको फिर अलग से करने पड़ते हैं। ओके। वो फिर जैसे कि आपको रिकॉर्डिंग्स भी रखनी है, तो वो बहुत सारी चीजें है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप अलाउड है। और आज की डेट में सबसे बड़ा अमेंडमेंट क्या है, चलो मैं डिस्कस अभी कर देता हूँ साथ ही साथ। 2022 से पहले क्या था कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बोर्ड मीटिंग तो 1 अप्रैल 2014 से कंसेप्ट आ गया था, बट ना मिनिस्ट्री ने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई थी कि कुछ एजेंडा ऐसे हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डिस्कस नहीं कर सकते। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना है तो वो तो फिजिकल मीटिंग ही होनी चाहिए। मर्जर टेक ओवर जैसे डिसीजन लेने हैं तो वो तो फिजिकल मीटिंग ही होनी चाहिए। प्रोस्पेक्टस इशू करना है, फिजिकल ही होनी चाहिए। द लास्ट 2 ईयर ऑफ द कोविड गवर्नमेंट अंडरस्टूड कि फिजिकल मीटिंग हमने अननेसेसरी मैंडेटरी रखा हुआ है। तो आज की डेट में ये उन्होंने रूल ही अमेंडेड डिलीट कर दिया कंपनीज एक्ट से। आप कोई भी एजेंडा डिस्कस करना चाहते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आज की डेट में अप्रूव करने हैं, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बोर्ड मीटिंग में अप्रूव कर सकते हो। पहले ये अलाउड नहीं था, और अब ऐसा नहीं कि ये 1-2 सालों के लिए एग्जम्पशन है, उन्होंने लॉ में ही अमेंडमेंट कर दिया है। तो दिस इज अ परमानेंट। आज की डेट में मैं चाहता हूँ मेरे साल में 4 मीटिंग करनी है, मैं चारों की चारों करूंगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इट इज कंप्लीटली अलाउड। तो ये गवर्नमेंट का नो डाउट एक स्टेप है, अच्छा स्टेप है, विच इज हेल्पिंग एवरीवन। बिकॉज जैसे अभी किसी ने पूछा एक डायरेक्टर फॉरेन में है, तो ऐसी बहुत इश्यूज आते थे। अब चाहे एक फॉरेन में हो या सारे फॉरेन में हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बोर्ड मीटिंग्स अपनी कर सकते हो। बिकॉज एमएनसीज के केस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ड्यू डेट्स आ गई है, बैलेंस शीट रेडी हो गई है, ड्यू डेट्स है, बट डायरेक्टर ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत इश्यूज होते थे पहले हमें कि अब डायरेक्टर को स्पेशल इंडिया आना पड़ता था उस बोर्ड मीटिंग के लिए। तो अब वो चीजें चेंज हो गई है। यू कैन होल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग एंड यू कैन अप्रूव योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। हाँ, someone mentioned ceiling limit small companies counted, no, ceiling limit में small को ये काउंट नहीं करते। इसके पीछे भी इन्होंने 139 सबसेक्शन 8 या 7 में अमेंडमेंट मेंशन किया हुआ है। Someone asked, can we get this presentation, file our future reference? Okay, so Shashank ji, I will share this whatever presentation I am discussing here, I will share with you. You can share with the member definitely. There's no issue. बिल्कुल। So स्मॉल कंपनीज के प्रोविजन अभी हमने डिस्कस किए। तो स्मॉल कंपनीज का मेरा फोकस भी यार इसीलिए था, जो मैं आपसे डिस्कस किया था कि जब 75% कंपनीज इंडिया में स्मॉल है, तो एज ए ऑडिटर भी अगर मैं ऑडिट पे जाऊंगा तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरे ऑडिट्स अगर मैं 100 की भी कर रहा हूँ तो 75% कंपनीज उसमें से स्मॉल है। तो वी शुड बी कंप्लीटली अवेयर अबाउट द स्मॉल कंपनीज। सो होप आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन वी आर कंप्लीटली अवेयर अबाउट द स्मॉल कंपनीज की स्मॉल कंपनीज क्या होती है आज की डेट में, क्या डेफिनेशन है और क्या क्या बेनिफिट्स है स्मॉल कंपनीज को। स्टिल अभी वी आर हियर इन दिस वेबिनार, स्टिल अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको आगे भी पूछ सकते हैं। वी आर ओपन फॉर दैट। सो एक जो सेकंड टॉपिक आज के लिए मैंने रखा हुआ था, बिकॉज आज मेरा पर्पस था कि हम बहुत बेसिक चीजों में जाएं जो रेगुलर इश्यूज आते हैं। तो सेकंड टॉपिक मैंने रखा हुआ है मैंडेटरी एनुअल कंप्लायंस फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। देखो मैक्सिमम हम लोगों के पास प्राइवेट है, क्योंकि इंडिया में पब्लिक है कितनी कंपनीज,
पब्लिक लिमिटेड 7-8% कंपनीज है, उसके अलावा सब प्राइवेट है, जो 75% उसमें से स्मॉल है, बाकी नॉन स्मॉल है। उसमें जाने से पहले एक प्रोविजन में मैं जाना चाहता हूँ, पेनल्टीज। अभी बिफोर दिस सेशन आल्सो आई वाज डिस्कसिंग दिस कांसेप्ट विद शशांक जी अबाउट द पेनल्टीज। जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था ना, उससे पहले जब 1956 एक्ट था, तो आई मस्ट टेल यू कि आरओसी, एमसीए, ये डिपार्टमेंट्स कभी पेनल्टी के नोटिस ही नहीं निकालते। तो जनरली कॉर्पोरेट्स में रहता था यार इनकम टैक्स में हम फोकस करेंगे क्योंकि वहां तो पेनल्टीज भी लगेगी, नोटिस भी आएंगे। आरओसी के रिटर्न्स में ऐसा कुछ नहीं है, वी विल टेक इट ऑन लेटर ऑन। बट वो कंसेप्ट पिछले 8 सालों में चेंज हो गया है। आजकल तो आरओसी नोटिस भी निकालता है, स्ट्राइक भी करता है, डिस्क्वालीफाई भी करता है। अभी हमने देखा ही है 2017 से लेके अब तक, 2017 से लेके अब तक लॉट ऑफ कंपनीज हैज बीन स्ट्राइक ऑफ। अब वो स्ट्राइक ऑफ क्यों हुई है? स्ट्राइक ऑफ का रीजन क्या था? स्ट्राइक ऑफ का रीजन यही तो था ना कि उन कंपनीज ने कंप्लायंसेस टाइम पे नहीं किए थे, कंप्लायंसेस नहीं किए थे, उस रीजन से उन्हें स्ट्राइक ऑफ कर दिया मिनिस्ट्री ने। तो अब ऐसी चीजें बहुत होने लग गई है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है कि स्ट्राइक ऑफ के प्रोविजन मिनिस्ट्री ने पिछले 5 सालों में बहुत सारी कंपनी स्ट्राइक ऑफ की, डिस्क्वालीफाई किए। पहले कभी सुना था डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए जस्ट बिकॉज कि उन्होंने एनुअल फॉर्म नहीं फाइल किए थे? कभी नहीं होता था। एनुअल फॉर्म नहीं फाइल किए, 2-2 साल 10-10 साल निकल जाते थे, एनुअल फॉर्म नहीं फाइल हुए, बट डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। ये आज की डेट में हो रहा है कि हमारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, कंप्लायंस पूरे नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पहले ऐसे कोई प्रोविजन कंपनी लॉ में नहीं थे। तो लास्ट 8 इयर्स में एक चीज हमें माननी पड़ेगी कि मिनिस्ट्री बहुत अवेयर हो गई है अबाउट द प्रोविजन। प्लीज जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ना, प्लीज लिसन इट बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। एज चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आजकल आपने देखा होगा पेनल्टीज, आप लोग एवरीवन इज ऑन द व्हाट्सएप, जैसे मेरे खुद के व्हाट्सएप के ग्रुप है, 70 ग्रुप्स है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ग्रुप्स में भी है। तो सबसे बड़ा आपने रेगुलर देखा होगा कि व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू देखा होगा कि बहुत सारे पेनल्टी नोटिस निकालती है मिनिस्ट्री। इश्यूज क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल इश्यूज होते हैं। जैसे मैं बताऊं, जो मेरी एनालिसिस है दिल्ली आरओसी की और बड़े बड़े आरओसी की इंडिया में, सबसे ज्यादा जो पेनल्टी मिनिस्ट्री अपोज कर रही है, जो सबसे ज्यादा पेनल्टी नोटिस मिनिस्ट्री ने निकाले हैं, वो किस टाइप के केसेस के निकाले हैं? शशांक जी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया था आप सबसे डिस्कस करने के लिए, तो मैं इसको बहुत क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नोटिस किस चीज के आते हैं, ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी रहे। नंबर 1, आरओसी जो सबसे ज्यादा पेनल्टी नोटिस निकालता है ना आज के दिन में, वो निकालता है कि जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन नहीं रखते हो। अब यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेनेंस से क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने कोई लेटर भेजा, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस भेजा, वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे गया, स्पीड पोस्ट गया, बट वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस पे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बिकॉज हमें पता है बहुत सारी कंपनीज का रजिस्टर्ड ऑफिस जस्ट कंपनी बनी थी तब मेंशन कर दिया था, आज वहां पे कुछ है ही नहीं, या वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं है, कंपनी का कहीं रजिस्टर्ड ऑफिस है ही नहीं। ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशन हमने देखी है। ऐसे केस में अगर कोई स्पीड पोस्ट, आरओसी, आरडी, एमसी की अगर रिटर्न आ जाती है ना, तो सबसे ज्यादा पेनल्टीज मिनिस्ट्री इस केस पर लगाती है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन नहीं रखा हुआ, सेक्शन 12 की। तो सबसे ज्यादा पेनल्टीज लगती है। तो मेक श्योर कि आपके जो भी क्लाइंट्स हो उन्हें बोले कि जहां भी उनका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, एटलीस्ट वहां पे ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वहां पे कोरियर और स्पीड पोस्ट रिसीव प्रॉपर्ली हो जाए। सेकंड जो मिनिस्ट्री सबसे ज्यादा पेनल्टीज लगा रही है, लेटर हेड। हम लोग लेटर हेड यूज करते हैं, बट कंपनीज एक्ट में ना लेटर हेड के लिए कुछ प्रोविजंस है, कुछ कंसेप्ट है कि कंपनी एक्ट बोलता है कि लेटर हेड पे आपका नेम प्रॉपर्ली मेंशन होना चाहिए कंपनी का, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कंपनी का होना चाहिए, सिन नंबर कंपनी का होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, वेबसाइट है तो वेबसाइट भी होनी चाहिए, फोन नंबर भी होना चाहिए। बहुत बार मैंने केसेस देखे या तो सिन नंबर गायब है या ईमेल आईडी नहीं है। ऐसे केसेस में आजकल मिनिस्ट्री बहुत सारी पेनल्टीज लगा रही है, और पेनल्टीज दोनों पे लगती है। जिस कंपनी का फॉर्म है उस कंपनी पे भी पेनल्टी लगती है, और जिस प्रोफेशनल ने सर्टिफाई किया है उस प्रोफेशनल पे भी पेनल्टीज लगती है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं, वो जमाने गए जब 2000, 5000, 10,000 पेनल्टी लगती थी। आज के दिन में 50,000 लाख ऐसे में पेनल्टीज लगती है जो मिनिस्ट्री पेनल्टी लगाती है। तो 2 केसेस मैंने डिस्कस किए, सबसे ज्यादा पेनल्टीज लग रही है रजिस्टर्ड ऑफिस नाम मेंटेन करने पे, या दूसरा अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा पेनल्टीज लग रही है अपने बात कर सकते हैं जहाँ पे लेटर हेड नहीं मेंटेन किया। सो ये 2 प्रोविजन है कंपनीज एक्ट जिन पे बहुत पेनल्टीज लगी। अब मैं आ रहा हूँ तीसरे प्रोविजन पे। उससे पहले एक क्वेश्चन, सॉरी मैं क्वेश्चन ज्यादा पूछता हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट की इंटरेक्शन बना रहे,
सब लोग डिस्कशन का पार्ट बने। हम AOC 4 MJD 7 फाइल करते हैं, बहुत बार डिले भी हो जाता है। AOC 4 की ड्यू डेट होती है 30 डेज ऑफ AGM, MJD 7 की होती है 60 डेज ऑफ AGM। जब हम इन्हें डिले हो जाता है या हम लेट फाइल करें, फाइल करना भूल जाते हैं, हो जाता है 6 महीने निकल गए, 8 महीने निकल गए, बहुत बार होता है कंपनी फाइल ही नहीं कर रही है। अब ऐसे केस में जब हम लेट फाइल करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है, हमें लेट फाइल करने पे क्या क्या इश्यूज होते हैं? लेट फीस लगती है सर? लेट फीस लगती है, राइट। एडिशनल फीस लगती है जो AOC 4 MJD 7 के केस में 100 रुपीज पर डे। तो क्या सिर्फ एक यही कॉम्प्लिकेशन है या कुछ और भी है? बस यही होती है सर, बाकी तो और क्या है? ओके, अब देखो मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ। देयर इज द सेक्शन 454 एडजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज। ये सेक्शन आया था 2020 में, पहले नहीं था, 2020 में आया। इसमें मिनिस्ट्री ने बोला कंपनीज एक्ट के जिस भी सेक्शन में पेनल्टी वर्ड लिखा है उसकी कंपाउंडिंग नहीं होगी, उसकी एडजुडिकेशन होगी, और एडजुडिकेशन की पावर दे दी ROC को। ठीक है, ये इतना। और उस सेक्शन में ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज लिखी कि ये लिखा कि ROC कैन नॉट रिड्यूस द पेनल्टी बिलो द मिनिमम पेनल्टी। आजकल मिनिमम ही एक सेक्शन की 25-50 हजार सिंगल पर्सन पे होती है, तो डायरेक्टर पे अलग, कंपनी पे अलग, तो वो मिला के 1.5 लाख तो नॉर्मल मिनिमम पेनल्टीज होती है। तो ROC के अगर ROC ने कोई नोटिस इशू कर दिया तो मिनिमम पेनल्टी से रिड्यूस नहीं कर सकता। अब जब भी हम कोई भी फॉर्म लेट फाइल करते हैं ना, तो उस लेट फॉर्म में ना हम एडिशनल फीस पे करते हैं। अब जो एडिशनल फीस पे कर रहे हैं, ये पेनल्टी है या फाइन है? एडिशनल फीस इज पेनल्टी और फाइन? One answer I have received, fine. Any other views? Fine, fine. Practically speaking, additional fees is neither a fine nor a penalty. जो हम एडिशनल फीस मिनिस्ट्री को पे करते हैं ना, वो ना ही फाइन का पार्ट है, ना ही वो पेनल्टी का पार्ट है। एडिशनल फीस इज जस्ट द फीस which we are paying of the late filing of the form. सो जब भी हम एडिशनल फीस पे करते हैं तो हमारे माइंड में एक थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि हमने लेट फाइल किया था बट हमने एडिशनल फीस पे कर दी ना, तो अब हमारे ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिथ। मैं बोलूंगा ये बिगेस्ट मिथ है कि हमारे ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। हाँ, एक AOC 4 और MJD 7 में तो मिनिस्ट्री ने अमेंडमेंट कर दिया है। आज की डेट में मैं प्रोविजन पे आता हूँ। मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि AOC 4 और MJD 7 आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो और एडिशनल फीस पे कर देते हो, दैट इज ओके। बट इन दो फॉर्म को छोड़ देते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, DI 12, MJD 14, PS3, SH 7, बहुत सारे फॉर्म है। अब उन फॉर्म्स में पता है क्या इश्यूज है? अगर उन फॉर्म को आप ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो ना, एडिशनल फीस तो आप दोगे ही दोगे, साथ में मिनिस्ट्री आपके ऊपर, ROC आपके ऊपर पेनल्टी भी इंपोज कर सकता है। मैं जब भी प्रोविजन डिस्कस करता हूँ ना, जनरली व्यूज आते हैं सर कर सकता है ना, कर थोड़ी रहा है, तो मैं उसमें भी बहुत क्लियर करता हूँ। आप MC की साइट पे जाना, एडजुडिकेशन में तो सबसे अच्छी चीज क्या है कि मिनिस्ट्री ने ना क्लैरिटी बहुत रखी हुई है। मिनिस्ट्री ने कहीं भी इश्यूज नहीं रखे, उन्होंने बहुत क्लैरिटी रखी हुई है एडजुडिकेशन के केसेस में, कि एडजुडिकेशन के केसेस में जितने भी ऑर्डर पास होते हैं ना, मिनिस्ट्री की साइट पे पब्लिश होते हैं। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। MC की साइट है, हम सब यूज करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डाटा एंड रिपोर्ट। अब डाटा एंड रिपोर्ट में देखो RD एंड ROC, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आए RD एंड ROC। अभी RD एंड ROC के साथ में देखो यहाँ पे आ रहे हैं ROC एडजुडिकेशन ऑर्डर। जैसे आप इस ROC एडजुडिकेशन ऑर्डर पे क्लिक करोगे, ये पूछेगा सभी ROCs के दिखाओ या किसी के। मैं क्लिक कर देता हूँ ROC दिल्ली। अब देखो सारे ऑर्डर जितने भी एडजुडिकेशन पेनल्टी लगाती है ना मिनिस्ट्री, सारे के सारे ऑर्डर मिनिस्ट्री ने यहाँ पब्लिश किए हुए हैं। तो आज के दिन ये तो हमें सोचना ही नहीं चाहिए मिनिस्ट्री कौन सा पेनल्टी लगा देगी। वो सोचने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ नजर मार लेनी चाहिए कि कितने केसेस में कितनी पेनल्टीज मिनिस्ट्री ने लगाई है। और सारे ऑर्डर यहाँ पे प्रॉपर्ली ओपन होते हैं। आप प्रॉपर्ली ओपन करो, रीड करो। जैसे अब ये देखो सेक्शन 149 में पेनल्टी लगाई है, कोई वुमेन डायरेक्टर का डिफॉल्ट किया होगा। तो वो जमाना गया कि जब हम सोचते थे ROC पेनल्टी लगाएगा, जब लगाएगा तब देखेंगे। आजकल ऐसा नहीं है, ROC रेगुलर पेनल्टी लगा रहा है। रेगुलर बेस पे ROC पेनल्टीज इंपोज कर रहे। देखो सेक्शन 92,
137 AOC 4 MBT7 डील से फाइल करने के लिए। तो बहुत आरओसी चुस्त है इस टाइम की। अगर हम ये बोले कि आरओसी कौन सा पेनल्टी लगा देगा तो किस हम आरओसी लेट फाइलिंग पे पेनल्टीज लगा रहा है। तो अब जो सबसे ज्यादा पेनल्टी नोटिस आते हैं रजिस्टर ऑफिस नॉन मेंटेनेंस के, लेटर एंड नोट मेंटेनेंस के, लेट फाइलिंग ऑफ द फॉर्म। तो हमें फॉर्म फाइलिंग हमें ट्राई करना चाहिए कि हमारी फॉर्म फाइलिंग टाइम पे हो जाए। टाइम पे का मतलब ये भी नहीं ड्यू डेट तक वेट करो, हमें पता है ड्यू डेट पे क्या होता है, तो ड्यू डेट तक का भी वेट मत करो, 2-4 दिन पहले ही अपनी फाइलिंग्स को कंप्लीट कर लो, अदरवाइज अननेसेसरी हमें पेनल्टी में जाना पड़ेगा। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग की पेनल्टी। और पेनल्टी के केस में अब क्या है, दो ऑप्शन है। पहले आरओसी नोटिस इशू करते नहीं थे, आज तक करते हैं। अब जब आरओसी ने पेनल्टी लगा दी तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप आरओसी के ऑर्डर के अगेंस्ट आरडी में अपील कर सकते हो, बट आरडी भी मिनिमम पेनल्टी से नीचे जनरली नहीं जाते हैं। तो आज के दिन जो ये एडजुडिकेशन और जो पेनल्टी चल रही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मिनिस्ट्री इतनी पेनल्टीज लगा रही है, और सबसे अच्छी बात क्या है, डायरेक्टर पे लगाती है, कंपनी पे लगाती है, जहां प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होता है प्रोफेशनल पे भी लगाती है। और अभी मैं रिसेंटली आपको एक और चीज बताता हूँ जो आउट ऑफ द बॉक्स में डिस्कस कर रहा हूँ, बट क्लियर है प्रोविजंस में। मिनिस्ट्री एज सेटिंग अ सिस्टम, मिनिस्ट्री ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया, किसी ने सुना है CLC? अभी तक हमने ROC, RD, MCA, CRC सुना था जो इनकॉर्पोरेशंस करते हैं, इन्होंने बनाया CLC। अब CSC, सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर, उसका काम क्या है? एनीवन इज अवेयर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एक सेंट्रल स्क्रूटनी सेंटर बनाया है। उसका नाम क्या है? उसका काम क्या है? उसका कोई काम नहीं है। उसका एक काम है, जो फॉर्म ROC के पास फाइल हुए हैं ना, उन फॉर्म्स को चेक करना, और चेक करना, मिस्टेक्स फाइंड आउट करना और पेनल्टीज इंपोज करना। तो आप सोचो, अगर 20, 25, 30 प्रोफेशनल्स की एक टीम बना दे और उनको एक काम दे दे कि आपको गलतियां निकालनी है, सो एनीवन कैन डू दिस, बहुत इजीली और बहुत अच्छे से दे कैन डू दिस, यहाँ गलतियां निकालनी है। तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड फोकस कि हम लोग कंप्लायंस जो करें प्रॉपर टाइम पे करें और एक्चुअल में करें। आई विल टेक 15-20 मोर मिनट्स टू डिस्कस द एनुअल कंप्लायंसेस नाउ। उसके बाद किसी के कोई क्वेश्चन क्वेरीज होंगे तो वी विल टेक दैट। एक क्वेश्चन आया हुआ है खुशी जी का, स्मॉल कंपनी में शेयर होल्डर अपॉइंट करने के लिए किस फॉर्म का यूज करते हैं? देखो, शेयर होल्डर अपॉइंट करना मतलब अलॉटमेंट कर रहे हो। अगर नए पर्सन को अलॉट कर रहे हो तो PS3 फॉर्म फाइल होता है, जो आप राइट इशू के थ्रू अलॉटमेंट कर रहे हो या प्राइवेट प्लेसमेंट के जो भी प्रोसेस यूज कर रहे हो, PS3 फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा। अब हम आते हैं एनुअल कंप्लायंसेस पे नजर मार लेते हैं कि मैंडेटरी एनुअल कंप्लायंसेस क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। देखो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की जब भी बात करते हैं तो हमने एग्जाम्पशन बहुत सारे डिस्कस किए अभी। और आज की डेट में प्राइवेट कंपनी क्या हो या पब्लिक कंपनी, सबसे अच्छी चीज क्या है कि दोनों में मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आज की डेट में कंपनीज एक्ट में मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप 0 कैपिटल मतलब 10 रुपए कैपिटल, 20 रुपए कैपिटल से भी कंपनी बना सकते हैं। तो आज की डेट में मिनिमम पेड अप कैपिटल का कोई भी इशू नहीं है। आप कितनी भी कैपिटल से पब्लिक कंपनी इवन प्राइवेट कंपनी दोनों बना सकते हो। अब प्राइवेट कंपनी के मिनिमम कंप्लायंसेस की बात करते हैं तो मैं डायरेक्टली उसी प्रोविजन पे आता हूँ। इन मिनिमम कंप्लायंसेस को ना मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है आप लोगों से डिस्कस करने के लिए। मैंने इनको डिवाइड किया है क्वार्टरली बेस पे। देवेश जी एक छोटी सी क्वेरी पूछना चाहूंगा बीच में। हेलो। यस प्लीज। देवेश जी, nowadays there's few things are happening also in the market. Basically for the incorporation of the company you just only required one electricity bill. Exactly. ठीक है ना? तो I really wanted to ask, is there any way to go to the authorities at the very last level so that we can report the issue correctly? Because some companies are fake companies and they are just using the premises electricity bill copy and incorporating the companies, and they do the transaction and close the, and मतलब they just make the company dormant. अच्छा, आप ये बोल रहे हो कि जैसे कि वो फेक बिल यूज कर लेते हैं किसी का? Exactly, आप वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं पूरी, और वहाँ पे पूरी कंपनी रन कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी केस आपके सामने आता है, आपके किसी क्लाइंट का आता है कुछ भी, तो डेफिनेटली आरओसी में इमीडिएटली कंप्लेंट करो। बट होता कुछ नहीं है। नहीं, देखो क्या है कि अब इसमें 2 चीजें, आरओसी में कंप्लेंट करेंगे तो फॉलो अप करना पड़ता है। नहीं, प्लेटफॉर्म, वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म, but for example your 3 companies are already working on that place, but the 4th company is fake, and
you know the fact that this fourth company is created on the address which is not allowed by you. So ultimately what is happening now, your also companies are getting under the scanner that let's scan the other three companies as well. Are you understanding कि I'm understanding the point कि वही होता है कि जब डिटेल मिली है तो चलो इनको भी पहले साथ में देख लेते हैं कि हाँ, ये है या नहीं है. so that's why my मतलब queries from both the sides. ऐसे चीज के लिए बेटर है फिर आरओसी आरडी किसी को अप्रोच मत करो, लोकल अथॉरिटीज में जाओ, एफआईआर एंड ऑल उनके अगेंस्ट जो कंपनी के डायरेक्टर्स एंड ऑल है. आप अभी आरओसी को टच ही मत करो ऐसा, बिकॉज़ दे कैन गिव अ बेटर ऑप्शन इन दैट. क्योंकि डेफिनेटली जो आपने बोला पॉइंट सही है. जब हम कोई ऐसा केस आरओसी के पास लेके जाएंगे वो सबसे पहले ये सर्च करेंगे कि सेटर्स पे और कितनी कंपनीज है. करेक्ट. उसको डिटेल मांगेंगे कि अच्छा ये कंपनीज है, ये किसकी आपकी है या नहीं है. और जब बंदा कोई खोलता है ओपन करता है तो वो देखता है कि 4 चीजें और चेक करता है. तो उस टाइम ये रहता है कि यार ये हम भी यहाँ पे रडार में आ जाएंगे. तो वो चीज तो है डेफिनेटली. तो बेटर है लोकल अथॉरिटीज को आप सिविल कोर्ट को अप्रोच करो ऐसी केस में. अगर फ्रॉड के केस में तो आप डायरेक्टली सिविल कोर्ट्स अप्रोच कर सकते हैं एफआईआर के थ्रू. तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा फॉर दिस टाइप ऑफ फ्रॉड्स, बिकॉज़ दीस आर टोटली फ्रॉड केस. बिकॉज़ ऐसा नहीं है नॉन कंप्लायंस का केस नहीं है, ये तो टोटली फ्रॉड का केस है. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ऐसे में वो सिचुएशन आई थिंक ज्यादा बेटर रहती है इधर से. राइट. किसी ने क्वेश्चन पूछा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन शेयर कैपिटल इज 1 लाख. देन बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त 1 लाख अकाउंट में डिपॉजिट करवाना पड़ता है. जब तक आप ये सब्सक्रिप्शन मनी, देयर इज द सेक्शन 10A अंडर कंपनीज एक्ट. सेक्शन 10A क्या बोलता है, कोई भी जब नई कंपनी बनती है ना, उसके मेंबर्स जो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम है उनको 180 दिन के अंदर सारी सब्सक्रिप्शन मनी लेके आनी है. फिर चाहे कंपनी आपने 1 लाख से बनाई, 10 लाख से बनाई, 1 करोड़ से बनाई, विद इन 180 डेज शेयर कैपिटल शुड कम. और वो कैपिटल जब अकाउंट में आती है या कैश में भी आती है तो उसके बाद आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है INC 20A. 20A का पर्पस होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. जब तक आपकी शेयर कैपिटल नहीं आई है ना अकाउंट में और आपने 20A नहीं फाइल किया है, आप बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते. अगर आपने किसी की नई कंपनी बनाई है या आपके किसी क्लाइंट ने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो उसको ये चीज बता दो कि अगर आपने शेयर कैपिटल आने से पहले एंड 20A फाइल करने से पहले अगर बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर ली है, कोई बोरोइंग ले ली है, कोई रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, दिस इज अ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 10A और देयर आर द सो मेनी पेनल्टीज अंडर सेक्शन 10A. तो जब तक आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन 10A फाइल नहीं करते हो, जब तक आप शेयर कैपिटल रिसीव नहीं करते हो, then you cannot even start your business. तो मेक श्योर कि शेयर कैपिटल 180 दिन में आ जाए, 20A फाइल हो जाए, बिजनेस उसके बाद ही स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं. और समवन दे आस्क कि डिपॉजिट कराने के बाद विड्रॉ कर सकते हैं. मैम उनका पर्सनल फंड नहीं है. वंस दे हैव डिपॉजिटेड इनटू द कंपनी अकाउंट, इट इज द फंड ऑफ द कंपनी. अब आप कंपनी पर्पस से जहां यूज करना चाहो यूज कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि मैंने निकाल के वापस ले लिया. नो, यू कैन नॉट गेट बैक योर शेयर कैपिटल. अब समवन आस्क at the time of incorporation do we need to personally visit or how to satisfy ourselves regarding the purpose regard register office. अगर मेरा पर्सनल व्यू बोलोगे, अगर आप कोई भी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो जिसमें आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हो तो पर्सनली विजिट करो या किसी से पर्सनली विजिट कराओ. अगर वो दूसरी सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उस सिटी में अपने किसी पर्सन से रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई करवाओ. पीछे अभी चाइनीज कंपनी के इतने नोटिस आए हैं, उस नोटिस में सबसे बड़ा इशू क्या था कि जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, जिस कंपनी सेक्रेटरी ने वो कंपनी बनाने के लिए फॉर्म सर्टिफाई किए, मिनिस्ट्री ने उन्हें नोटिस भेजे कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाई क्यों नहीं किए. और ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि हम क्यों करें. जब आपका जो फॉर्म ये जो आपका वो है ना, क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म, उसमें स्पेसिफिकली नीचे लिखा होता है, जब आप सर्टिफाई करते हैं ना, टिक 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 करके 4-5, वहां स्पेसिफिकली लिखा होता है कि मैंने पर्सनली रजिस्टर्ड ऑफिस विजिट करके देखा है. एक देवेश जी, एक मेंबर की और क्वेरी आई है कि बैंक अकाउंट जो खोलते हैं वो कहते हैं कि आपने 1 लाख कैपिटल डाली है बट आप 5 लाख से अकाउंट खोल लीजिए, बेनिफिट मिल जाएंगे. तो क्या वो 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए डाल सकते हैं क्या? अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं डाल सकते बिकॉज आपको बोरोइंग करना अलाउड नहीं है 20A फाइल करने से पहले. और 20A तब फाइल होगा जब आपकी शेयर कैपिटल मनी बैंक में जाएगी. तो दिस इज नॉट अलाउड. तो आपको 1 लाख से ही अकाउंट खोलना पड़ेगा. जिससे आपने कंपनी कैपिटल बनाई है उसी से ही खोलना पड़ेगा. बिकॉज आप उस डेट में आज 5 लाख लोगे तो कैसे लोगे? डायरेक्टर से लोन दिखाओगे.
बट आप लोन भी नहीं ले सकते जब तक आपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फाइल नहीं किया। So next question, someone asked, company has not been received the subscription amount, can it file for the strike off? स्ट्राइक ऑफ के लिए आप जा सकते हो, बट समटाइम आरओसी इशू करते हैं तो आपको उनसे डिस्कस करके उन्हें समझाना पड़ेगा कि सब्सक्रिप्शन मनी आई नहीं है तो यू वांट टू स्ट्राइक ऑफ। Someone asked, is commencement of business mandatory for private company? Yes sir, 20A फॉर्म होता है commencement of business का, वो मैंडेटरी है इवन फॉर द प्राइवेट कंपनी। आपने कोई प्राइवेट कंपनी बनाई, उसने 20A तो फाइल नहीं किया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो उसने नॉन कंप्लायंस शुरू नहीं कर लिया। और आरओसी आजकल इस चीज को बहुत मॉनिटर कर रहा है, और जब आपको बाद में पेनल्टीज लगती है कंपनीज के ऊपर। समवन मेंशन सेक्शन कारों की बात जब मैं कर रहा था, किसी ने बोला सर कारों के केस में कंपनी की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा हो गई है बट वो स्मॉल कंपनी है, तो कारो लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आप स्मॉल कंपनी हो ना तो डजंट मैटर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा 39 करोड़ की टर्नओवर भी हो जाएगी, 39 करोड़ 99 तब भी नहीं लगेगा। हाँ, अब ये किसी का अच्छा क्वेश्चन है कि जो सब्सक्रिप्शन मनी आएगी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो डायरेक्टर के अकाउंट के थ्रू आनी चाहिए, वो अकाउंट में आनी चाहिए, कैश में भी? तो यहाँ पे लो साइलेंट है, आप कैश में भी रिसीव कर सकते हो, बट आपको अपने इनकम टैक्स के प्रोविजन देखने हैं कि एक दिन में कितना कैश आ सकता है, एक पर्सन से कितना कैश आ सकता है, वो आप चेक कर लीजिएगा, बट आप कैश में ले सकते हो सब्सक्रिप्शन मनी, देयर इज नो इशू। नाउ आई विल टेक 10 मिनट्स, मैं जस्ट कंप्लायंस से डिस्कस कर लेता हूँ, फिर किसी के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो मैं एक साथ ले लूंगा। सो जब कंप्लायंसेस की बात करते हैं अप्रैल टू जून, सबसे पहला कंप्लायंस होता है अप्रैल टू जून में आपको कंपनी से डायरेक्टर से एमबीपी 1 लेना है। एमबीपी 1 होता है फॉर्म कि जिसमें डायरेक्टर बताता है कि मैं कहाँ इंटरेस्टेड हूँ, किस कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, किस कंपनी में मैं शेयर होल्डर हूँ, किस फर्म का मैं पार्टनर हूँ, वो सारी डिटेल वो एमबीपी 1 में डाल के कंपनी को देता है। और कंपनी को ये डिटेल मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट होने के बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग से पहले पहले आ जानी चाहिए, इसलिए मैं इसको हमेशा फर्स्ट कंप्लायंस बोलता हूँ कि ईयर स्टार्ट होते ये तो हर कंपनी को अपने डायरेक्टर से ले लेना चाहिए। दूसरा रिसिप्ट ऑफ डीआर 8 होता है डिक्लेरेशन ऑफ नॉन डिस्क्वालिफिकेशन। डायरेक्टर से डीआर 8 हर कंपनी को एवरी ईयर लेना चाहिए। इस डीआर 8 में वो मेंशन करके देगा कि मैं सेक्शन 164 जो कंपनीज एक्ट का है उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं हूँ। और ये जो डीआर 8 है ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोविजन से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोविजन से इंपॉर्टेंट है। व्हाई सो? बिकॉज सेक्शन 143 सबसेक्शन 3G, सेक्शन 143 हमारा है ऑडिटर रिपोर्ट का। एवरी ऑडिटर एवरी ईयर अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में लिखता है इस क्लॉज के अंडर कि कंपनी का डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो भाई आपको कैसे पता डिस्क्वालीफाइड नहीं है? एक तो आप बोल दोगे कि मैंने एमसीए पे स्टेटस देख लिया, एमसीए पे स्टेटस देखना इज नॉट इनफ, तो बेटर है कि आप एवरी ईयर डायरेक्टर से डीआर 8 लो, उसे अपने भी रिकॉर्ड में रखो, कंपनी के भी रिकॉर्ड में रखो कि डायरेक्टर ने डिक्लेरेशन दिया कि ही इज नॉट डिस्क्वालीफाइड। थर्ड कंप्लायंस हाफ ईयरली रिटर्न। पहले कंपनीज एक्ट में सिर्फ ईयरली रिटर्न होती थी, अब हाफ ईयरली रिटर्न्स भी है, दैट इज एमएसएमई 1। एमएसएमई 1 साल में 2 बार फाइल होता है। हाफ ईयरली रिटर्न है जो अक्टूबर टू मार्च का हाफ ईयर होता है, उसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल, और जो अप्रैल टू सितंबर का हाफ ईयर होता है उसकी डिटेल होती है 30 अक्टूबर। एमएसएमई भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, बिकॉज इस साल तो आपने बैलेंस शीट में एजिंग्स भी दी है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स की, आपने ये भी लिखा है कि एमएसएमई वेंडर का कौन सा है कौन सा नहीं है, तो वो जितनी भी डिटेल आप बैलेंस शीट में जब देते हो ना, वो आपके एमएसएमई 1 फॉर्म से भी मैच होनी चाहिए। पहले क्या होता था, ऑडिटर्स जब बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो जनरली एक क्लॉज मेंशन करते थे कि कंपनी में कोई एमएसएमई डिफॉल्ट नहीं किया, बट आज की डेट में अगर कंपनी ने एमएसएमई 1 फाइल कर दिया तो ऑडिटर के पास ऑप्शन नहीं है ऐसा लिखने का डिफॉल्ट नहीं किया है, क्योंकि ये फॉर्म फाइल भी उसी केस में होगा जब डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट नहीं है तो वो भी नहीं फाइल होगा। फिर आती है एक नई रिटर्न आई थी डीपीटी 3 सेक्शन 73। अगर आपने डिपॉजिट, अगर आपने एक सिंगल भी लोन लिया हुआ है, चाहे डायरेक्टर से, चाहे दूसरी कंपनी से, चाहे बैंक से, कहीं से भी, अगर 31 मार्च की डेट में अगर आपकी बैलेंस शीट में 1 रुपए का भी लोन है तो आपको डीपीटी 3 फाइल करना है 30 जून तक। नील के लिए ना ही एमएसएमई 1 फाइल करना है ना ही डीपीटी 3, बट आपकी बैलेंस शीट में अगर 1 रुपए का भी लोन है तो आपको डीपीटी 3 फाइल करना है 30 जून तक एवरी ईयर। फिर सेकंड क्वार्टर आता है, ये सबसे ज्यादा हेक्टिक क्वार्टर होता है, जुलाई टू सितंबर। पहला काम होता है इस क्वार्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनती है, और फिर एजीएम होती है। एजीएम के बाद एजीएम का नोटिस प्रॉपर्ली जो भी जाता है, फिर हमें यहाँ पे 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं।
अच्छा, इस क्वार्टर में तो सॉरी सेकंड क्वार्टर में तो सिर्फ डायरेक्ट बैलेंस शीट अप्रूव हुई, डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, एजीएम होल्ड हुई, क्योंकि 30 सितंबर एजीएम की ड्यू डेट होती है। एजीएम का प्रॉपर नोटिस गया, नोटिस एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 2 होना चाहिए। नोटिस आपके डायरेक्टर्स को जाता है, मेंबर्स को जाता है और ऑडिटर्स को भी जाता है। फिर इस क्वार्टर में आपको एक फॉर्म भी फाइल करना पड़ता है, जो सेकंड क्वार्टर है, DIR3 KYC। हर डायरेक्टर को हर साल DIR3 KYC फाइल करना होता है 30 सितंबर तक। अगर आप 30 सितंबर तक DIR3 KYC फाइल नहीं करते हो तो यू आर लाइबल फॉर द एडिशनल फीस अप टू एडिशनल फीस ऑफ ₹5,000। 30 सितंबर से पहले DIR3 KYC फाइल कर दे तो जीरो एडिशनल फीस, जीरो फीस। 30 सितंबर के बाद सीधा 5,000। हर क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर। अब इस क्वार्टर में सबसे पहला काम होता है AOC4, बिकॉज हमारा AOC4 फाइल होता है विद इन 30 डेज ऑफ AGM। AGM हुई सितंबर में, 30 डेज 29 अक्टूबर तक AOC4 फाइल होना चाहिए। फिर सेकंड होता है MDT7, जो 7 दिन ऑफ AGM में होता है, तो ये नवंबर में इसकी ड्यू डेट फॉल कर जाती है। जनवरी टू मार्च लास्ट क्वार्टर, ये एक ऐसा क्वार्टर है जिसमें आपका कोई मैंडेटरी कंप्लायंस नहीं करना होता, कोई फॉर्म फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ, बट इन मैंडेटरी जो हमने 14 कंप्लायंस डिस्कस किए ना, इसके अलावा भी कंपनीज एक्ट में कुछ कंप्लायंस है जो हमें रेगुलरली करने पड़ते हैं। बोर्ड मीटिंग, अगर आप स्मॉल कंपनी हो तो एक कैलेंडर ईयर में 2, नॉन स्मॉल कंपनीज हो तो एक कैलेंडर ईयर में आपको 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डिंग, मेंबर, ट्रांसफर, ये सारे रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, हर कंपनी को हर 5 साल में AGM के 15 दिन में ADT1 फाइल करके ऑडिटर अपॉइंट करना मैंडेटरी है। सो दीज आर द सम कंप्लायंसेस जो एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, जो हर कंपनी को करने पड़ते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्राइवेट कंपनी, वेदर इट इज अ स्मॉल प्राइवेट, वेदर इट इज अ नॉन स्मॉल प्राइवेट। बट जो ये अभी हमने 17 कंप्लायंसेस डिस्कस किए, हर प्राइवेट कंपनी को, हर कंपनी को ये 17 के 17 कंप्लायंसेस हर साल करने पड़ते हैं। So these are the major 3 topic today. One, we have discussed about the small company. Second, we have discussed about the penalties. Third, we have discussed about the regular annual compliances of the private limited companies. So this is from my side. अब किसी के कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, कोई पॉइंट है, we are open to discuss. अभी जैसे एक क्वेश्चन आया है, is share transfer small company allowed? Yes, अगर शेयर ट्रांसफर की बात करते हैं, शेयर ट्रांसफर में जनरली क्या होता है, देखो आप डेफिनेशन जब रीड करते हो ना, चाहे प्राइवेट कंपनी की, लिखा होता है कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अब वो रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग ये नहीं होता कि प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकती, बट ये होता है कि प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफर अगर करती है तो बोर्ड की अप्रूवल से ही कर सकती है। तो वेदर इट इज अ स्मॉल प्राइवेट कंपनी और वेदर इट इज अ नॉन स्मॉल प्राइवेट कंपनी, शेयर ट्रांसफर अलाउड है, बट डायरेक्टर की अप्रूवल से आपको करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन आया, do we have to enter salaries of the director or professional capacity in related party registers? See, generally related party की जब हम बात करते हैं ना कंपनीज एक्ट में, related parties में डायरेक्टर्स को भी इंक्लूड करता है। तो अगर सैलरीज ऑफ डायरेक्टर, इसमें we are taking the service from them, तो this is the related party transaction. However, it is on the ordinary course or arm's length basis, but it is required to be reported. अच्छा, आप ये पूछ रहे ट्रांसफर ऑफ शेयर की रिपोर्टिंग कहाँ होगी? ट्रांसफर ऑफ शेयर की कहीं रिपोर्टिंग नहीं होती। जब आप ईयरली MGT7 बनाते हो ना, ईयरली MGT7 एनुअल रिटर्न ऑफ द कंपनी, MGT7 में आपको ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिपोर्ट करने पड़ते हैं। तो आपको जो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिपोर्ट करने पड़ते हैं वो MGT7 में रिपोर्ट करने पड़ते हैं। आवाज आ रही है? यस यस, आवाज सुन रही। एक क्वेरी रिसीव्ड हुई है कि प्राइवेट कंपनी के पास डायरेक्टर से लोन है, क्या उसे हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? लोन को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए सेक्शन है, सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 62 बोलता है अगर आपको लोन को कन्वर्ट करना है कैपिटल में, तो वो आप तभी कर सकते हो जब लोन लिया था उस टाइम आपने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया हो, उसमें मेंशन किया हो कि इस लोन को हम कन्वर्ट करेंगे कैपिटल में, और वो स्पेशल रेजोल्यूशन MGT 14 में आप को फाइल होना चाहिए। अगर आपने लोन तो नॉर्मल लिया हुआ है, आज की डेट में आप एकदम से चाहते हो कि इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वो कन्वर्जन ऑफ लोन इज नॉट अलाउड। MGT 14 Can't we take the special resolution today for the existing loans of the director? Like, बट वो फाइल नहीं होगा।
बट वो फाइल नहीं हो पाएगा। रिजोल्यूशन तो आई थिंक पास हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी है। नहीं But वो शशांक, filing of- आज की डेट में पास कर ले कन्वर्जन के लिए, आज की डेट में पास करना अलाउड ही नहीं है। लोग करते हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे, बट दैट इज अ नॉन कंप्लायंस। मतलब आप कह रहे हैं मैं डिसीजन आई हैव टू डिसाइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैं आज अपनी अपनी ही कंपनी के लिए डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फ्रॉड होते थे इस केस में, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया है। एक क्वेश्चन आई, एनुअल रिटर्न वी नीड टू रिपोर्ट फुल अमाउंट और राउंड ऑफ। एनुअल देखो मिनिस्ट्री ने बहुत इस बार क्लियर किया कि आपकी बैलेंस शीट तो बनेगी राउंड ऑफ में, पर एओसी फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में अमाउंट लिखोगे प्रॉपरली फिगर होनी चाहिए। तो दे शुड नॉट बी राउंड ऑफ फिगर, दे शुड बी एक्चुअल फिगर्स। सर इस बार तो पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया है राउंड ऑफ का ना हमें। बहुत कुछ हुआ इस बार तो, बहुत कुछ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस बार रही है कि राउंड ऑफ में क्या करना है। बैलेंस शीट आधी से ज्यादा जीरो में गई है लोगों की ना। बड़ी कंफ्यूजन थी, क्या करना है कैसे करना है, सबसे फर्स्ट ईयर था ना। तो Does board meeting required in OPC? देखो ओपीसी में शेयर होल्डर एक से ज्यादा नहीं हो सकता, डायरेक्टर एक से ज्यादा हो सकता है। अगर आपके एक से ज्यादा डायरेक्टर है ओपीसी में तो आप बोर्ड मीटिंग करो, आपको साल में 2 मीटिंग करना मैंडेटरी है। पर एक ही पर्सन हो तो मीटिंग करना मैंडेटरी नहीं है, आप मीटिंग्स के सिर्फ मिनट्स बना सकते हो। ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू अटेंड एजीएम मैंडेटरी। लॉ बोलता है कि ऑडिटर को एजीएम अटेंड करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही सिचुएशन में है, अगर ऑडिटर जॉब अटेंड नहीं करेगा, ऑडिटर विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू गिव लीव ऑफ एब्सेंस। अगर कंपनी अलाउ करती है तो ठीक है, अदरवाइज एज पर लॉ इट इज मैंडेटरी फॉर द ऑडिटर टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। Someone mentioned actual figure means it can be given round off without mentioning पैसा। सर जिस अभी जो फिगर्स मेंशन करोगे ना, पैसे में देना लॉ में मैंडेटरी नहीं है, बट आपको जो फॉर्म्स में फिगर जाएगी वो एक्चुअल फिगर होनी चाहिए। मतलब 98,298 रुपए 25 पैसे, तो 25 पैसे आप छोड़ दो तो 98,298 रुपए तो आपको लिखने पड़ेंगे। PS3 कभी भी शेयर ट्रांसफर के लिए फाइल नहीं होगा। खुशी जी आपका जो क्वेश्चन है, शेयर ट्रांसफर के लिए कभी भी PS3 फाइल नहीं होगा। PS3 सिर्फ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए होगा। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कहाँ किसके थ्रू फाइल होता है? नॉर्मल कभी भी कहीं फाइल ही नहीं होता है, वो कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। जो SX4 होता है शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट, वो कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। जो कंपनी रिपोर्ट करती है ना ट्रांसफर रिपोर्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट में कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। वो जब MJD 7 फाइल होगा ना, बस उस टाइम में आप मेंशन करोगे। कोई इफ आई से MJD 7 में आज नहीं भर सकता है? MJD 7 में आज नहीं। कोई ऐसा फॉर्म जिसमें मैं रिपोर्ट करना चाहूँ और आज ही अपलोड करना चाहूँ, कोई एनी अदर फॉर्म? एक फॉर्म बोलते हैं हम कंपनीज एक्ट में, होता है GNL1। ये MJD 14 जनरली कि कुछ अगर हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रिपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उस फॉर्म में उनको फाइल करके छोड़ देते हैं। बट शेयर ट्रांसफर में तो कहीं आज तक की लॉ में नहीं है, 1956 में भी नहीं था, 2013 में भी नहीं है। तो GNL1 में तो भर सकते हैं ना, लेकिन हाँ भर के छोड़ दो, डजंट मैटर, गवर्नमेंट को मैटर नहीं करेगा वो फॉर्म, जो मेरा कहने का मतलब है। एक क्वेश्चन आया है, कैन लिमिटेड कंपनी नॉन लिस्टेड बिजनेस not yet started can be closed with strike off route if company has only capital 50 lakh and the same is appearing in the bank account? सर इस केस में इशू क्या आएगा? जो आपने क्वेश्चन पूछा है, कंपनी बनी 50 लाख से शेयर कैपिटल से, कंपनी बनने का बिजनेस नहीं किया, स्ट्राइक ऑफ करना चाहते हो स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो, बट अब इशू क्या आएगा? इस 50 लाख का क्या करोगे? आप ये 50 लाख शेयर होल्डर को वापस नहीं दे सकते। कंपनीज एक्ट में शेयर कैपिटल कभी भी शेयर होल्डर को वापस नहीं दे सकती। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरे को तो वापस देना है, तो फिर आप स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, आप वाइंडिंग अप में जाओ, वॉलंटरी वाइंडिंग अप थ्रू द NCLT, जो टाइम भी लेता है और कॉस्टली भी है। सेकंड थिंग, आप यार मुझे उसमें तो नहीं जाना, स्ट्राइक ऑफ करना है, तो फिर ये कि सर 50 लाख तक का जब तक कंपनी में लॉस नहीं दिखाओगे ना, एक तरफ लॉस एक तरफ कैपिटल नहीं होगी, तब तक नहीं, तो वो खर्चे एक्सपेंस जैसे भी आपको करने पड़ेंगे। दिवेश जी एक क्वेश्चन मेरा, इंडियन पर्सन है बट नाउ ही इज रिजाइडिंग इन कनाडा and he is the director of the company and there is another director in India as well and both are the shareholders. Right. क्या फॉरेन डायरेक्टर अपने इंडियन मनी को, जो इंडियन INR रुपीस थे, क्या उसे कंपनी में एज अ शेयर कैपिटल लेने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ देखो अब क्या होता है कि ऐसे केस में उसका इंडियन बैंक अकाउंट है, इंडियन बैंक अकाउंट में INR है उसके पास,
अब वो INR से अगर कंपनी में एज अ कैपिटल एज अ लोन इन्वेस्ट करता है तो RBI की गाइडलाइंस उस पर एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर वो कनाडा से बेचता तो RBI के सारे कंप्लायंस करने पड़ते, लोन देता तो ECB के कंप्लायंस, कैपिटल देता तो FCTPR के। बट अगर वो इंडियन अकाउंट से दे रहा है ना तो उसको कोई भी RBI का कंप्लायंस एप्लीकेबल ही नहीं होगा। बट ही इज द नॉन रेसिडेंट ना। अब वो कोई इशू नहीं है, NRIs के इंडियन अकाउंट जो मेंटेन है, इंडियन अकाउंट से अगर कंपनी को कैपिटल देते हैं तो अलाउड है, तो आपको कोई भी RBI कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली पॉइंट इज देयर इज टू अकाउंट्स, NRO NRE अकाउंट जो रहता है हमारा। तो NRO अकाउंट इन इंडिया यू कैन नॉट, if you are NRI you cannot operate a saving bank account and current account in India. तो आप अपने either NRO अकाउंट से या NRE अकाउंट से देंगे। NRO अकाउंट से जो होता है ना वो इंडियन मनी होता है, INR होता है उसमें। हाँ, जो आता है आप उसको यूज कर सकते हो, आपका RBI के एप्लीकेबल नहीं होती गाइडलाइंस। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये आता है हमारे पास, NRIs बहुत सारे केसेस में होते ही हैं। हाउ विल बी बोर्ड मीटिंग इन केस ऑफ फॉरेन डायरेक्टर? आज के दिन तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया है, तो जब शशांक जी भी पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी कहीं भी डायरेक्टर हो, आज के दिन तो आप कोई भी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो। 2020 से पहले एक बहुत बड़ा इशू था कि फाइनेंशियल अप्रूवल करना है, डायरेक्टर फॉरेन में क्या करें। आज की डेट में तो आप कोई भी बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हो। फिर चाहे डायरेक्टर 2 डायरेक्टर या 10 डायरेक्टर भी है, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे आप करो बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, कोई इशू नहीं है। Next question, if multiple companies have AGM on same date, how will auditor attend? Could you please repeat exception? ठीक है, बहुत सारी कंपनी की AGM ऑडिटर अटेंड नहीं कर सकता, ऑडिटर विल सेंड हिज लीव ऑफ एब्सेंस और कंपनी उसको अगर एक्सेप्ट करके डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेप्ट करके दे देता है, दैट इज ओके, तो वो अलाउड है उसको एग्जम्पशंस। If company incorporated and director neither open bank account, neither came for director KYC in the situation, is there any way to close the company? अगर आपने KYC नहीं किया तो कोई भी कंपनी क्लोज नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक डायरेक्टर का दिन एक्टिवेट नहीं होगा स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। One more question, is MDT 14 mandatory along with AOC 4? अगर आप AGM करते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तब MDT 14 जाता है, अदर केसेस में नहीं जाता। So any other questions? Otherwise, I think हो गए क्वेश्चन सबके लोगों के। आई थिंक सर क्वेश्चंस तो काफी होंगे मन में सबके। हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, इवन आफ्टर द वेबिनार भी कभी होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुमित जी आपकी तरफ से एनीथिंग? नहीं, बिल्कुल देवेश जी ने बढ़िया टॉपिक ऑल एवरीथिंग कवर्ड। एक क्वेश्चन जो पार्टिसिपेंट से मिल रहा था, पीछे मुझे भी क्वेरी आई थी कि जो स्मॉल कंपनी आपने डिटेल में बताया देवेश भाई, हाँ जी, करंट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, ये करेक्ट था? क्योंकि 15 सितंबर को जो नोटिफिकेशन आई वो इफेक्टिव डेट उसमें क्या लिखी हुई है? इफेक्टिव 15 सितंबर विद इफेक्ट फ्रॉम सेम डेट। नहीं, लेकिन हम उसे एप्लीकेबल कैसे करेंगे अगर हम पूरे साल का ऑडिट कर रहे हैं? ऐसे तो देखो एनुअल फाइलिंग हो चुकी है, बट स्टिल बताता हूं मैं क्या है। अब देखो वो 15 सितंबर को आया। अब अगर हम एनुअल फाइलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक आप पूछ रहे हैं, अब एनुअल फाइलिंग क्या होती है? एनुअल फाइलिंग हम करते हैं 31 मार्च को बेस लेकर। 31 मार्च को ओल्ड डेफिनेशन थी, तो 31 मार्च को तो मेरे पास 2 करोड़ और 20 करोड़ वाली डेफिनेशन थी, मैं उसी को बेस लूंगा कि उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर 31 मार्च को मैं स्मॉल था तो मैं एनुअल फाइलिंग करूंगा एज अ स्मॉल, और 31 मार्च को अगर मैं नॉन स्मॉल था तो मेरी एनुअल फाइलिंग होगी एज अ नॉन स्मॉल। इस पे मिनिस्ट्री भी बहुत क्लियर है, आई हैव टेकन द इनफॉर्मल डिस्कशन आल्सो। क्योंकि एनुअल फाइलिंग के लिए क्या होता है, लॉ बेस लेता है 31 मार्च को। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 31 मार्च तक तो आपकी होली ओन सब्सिडी थी, 1 अप्रैल को आपने अपनी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर कर दी, तो 1 अप्रैल से तो वो आपकी सब्सिडी नहीं बची, पर 31 मार्च को थी, इसलिए हम कंसोलिडेशन भी करते हैं। तो जो एनुअल फाइलिंग का बेस होता है ना, दैट इज 31 मार्च। 31 मार्च। तो इससे आपका सेकंड भी आंसर हो गया कि हम नेक्स्ट ईयर जब हम ऑडिट करेंगे 31 मार्च 23 को, तो हम उसे स्मॉल कंपनी 4 करोड़ और 40 करोड़ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेक अब जो आपका ईयर चल रहा है, अब इस ईयर में आप 4 करोड़ 40 करोड़ ही लेके चलोगे। अब 31 मार्च 23 आएगा तो 4 करोड़ 40 करोड़ 23 आएगा तब। बिल्कुल, हाँ, राइट। देवेश जी, सीएसआर में कोई चेंजेस आए हैं करंट ईयर में? सीएसआर प्रोविजंस में भी कुछ? पिछले साल ही आए थे, 2021 में लास्ट चेंजेस आए थे, जनवरी 2021 में। 22 जनवरी को जो आए थे रूल्स चेंजेस हुए थे, उसके वास्ते कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद तो बस एक CSR 2 फॉर्म ही आया है,
कि अगर फॉर्म आप आया, CSR फॉर्म 2 आया, राइट। फाइल करना है, इस साल उसकी डेट है 31 मार्च 23। वैसे तो बोला था AOC 4 के साथ करना है, पर गवर्नमेंट ने इस साल रिलैक्स किया, 31 मार्च 23 तक भी फॉर्म CSR का फाइल कर सकते हो। So CSR में वही चेंजेस है, now it is compulsory to अभी तो नहीं आया, expend the but expenditure. lot of amendment are about to come in companies act, जो मिनिस्ट्री के रडार में है, तो हो सकता है। Yes. दिवेश जी, ये जो CSR 2 फॉर्म है, ये अभी भरना है, नहीं भरना, फॉर एग्जाम्पल इस साल के लिए? अगर देखो 21-22 में आपके CSR लगता था और आपने 21-22 में स्पेंडिंग भी किया है, तो आपने अपना बैलेंस शीट डायरेक्टर रिपोर्ट बनाई होगी, तो उसके साथ CSR एनेक्स्टर भी एक बना के फाइल किया होगा। करेक्ट। तो भी अब फाइल करना है। ओके, देयर इज वेरी वन इंटरेस्टिंग थिंग मेंबर्स, जो मेरे को ना परसों ही पता चला, या 3 दिन पहले आप कह सकते हैं, कि CSR 2 फॉर्म आपको दिखेगा नहीं। Am I right, दिवेश जी? वो आपको पूरे वेबसाइट पे, गूगल पे आप सर्च करिए, कहीं पे भी आपको दिखेगा नहीं। पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक फॉर्म। हाँ, ऐसे बहुत कंपनीज एक्ट पे RD1 है, GNL1 है, बहुत सारे पर्पस से MGT 14 है जो आपको नहीं मिलते पब्लिक व्यू डॉक्यूमेंट। correct. So all these documents are available when you log in into the Companies Act portal, like MCA portal. Only then you will be able to find the CSR 2 form, the GNL form. वेब बेस्ड फॉर्म है, ये डाउनलोड नहीं होंगे, वेब बेस्ड फॉर्म्स तो आपको वेब में ही मिलेंगे। CSR 2 हो गया, CHG1 4 से रिगार्डिंग कोई भी फॉर्म है, Correct. DPT आज की डेट में हमने पिछले साल तक कर लिया, इस साल DPT 3 भी आपका वेब में चला गया है। LLP से रिगार्डिंग एनी फॉर्म, ये सब वेब में चले गए हैं, ये जर्नल से हट गए हैं। I think so. Devesh ji has delivered a very wonderful session for all of us. He has really discussed all the nitty-gritties of Companies Act, and especially about our appointment in the companies. So special thanks for that point, Devesh ji. Thank you so much. But sir, the law is still silent on that, na, ki till the conclusion of the sixth AGM. So it is giving me the option, or it is mandating the mandatory option होता तो up to 6th होता, इन्होंने बोला this AGM Mandatory. up to है ही नहीं। Okay. और इसके पीछे रीजन है, मतलब आप इस मतलब कुछ प्रोविजंस के पीछे होता है ना कि रीजन था, इसमें तो प्रॉपर कमेटी की रिपोर्ट्स में उन्होंने लिखा है कि they want to strengthen the position of the chartered accountant, that's why they are doing it. तो इसके पीछे तो मतलब मिनिस्ट्री इज वेरी क्लियर, ओपनली सेइंग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने ये चीज किया है, तो दैट प्रोविजन इज वेरी क्लियर इन दैट सेंस। Okay. Chale, thank you Devesh ji for again clarifying on a very important subject, and thank you so much. Thank you Sumit ji for your participation and for asking the very relevant questions in the session, and I also thanks to members for joining the session in large and raising the queries, responding to questions of Devesh ji. So this is very, you can say that on behalf of Study Circle, it is a very important aspect that we are interacting with each other, and it's a wonderful session, I can say. I also request members, please join tomorrow for evening session in Crystal Banquet, Nirman Vihar Metro Station, 4 to 9. Please join for 5 CPRs event. And with these words, I really like to thank Devesh ji, Sumit ji, and all the participants of the session. Thank you so much. Thank you, sir. Sumit ji, Thank you. would you like to add anything, please, sir? Sumit ji. No, sir. Thank you, Shashank ji, and Devesh ji ka session, as always, wonderful session with a full clarity, and today also he has given great deep insight on the fact of small company rotation, director's appointment, and various other issues. I hope every participant have enjoyed and learned so many things. So thank you, Devesh bhai, for your wonderful session. One more. Thank you. Thank you to all participants. Thank you, Shashank bhai. Thank you, sir. Thank you so much, Sumit ji. Thank you, Devesh.